परिचय देने के लिए 3 जगह पे कॉल रहे थे, पर अभी ऐसी शख्सियत है कि अपने समाज में, व्यापारी वर्ग में इनकी कहीं पहचान की या इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे मिथिलेश भैया का बड़ी इच्छा थी और श्रीकांत जी का अनन्य प्रेम मिथिलेश जी के साथ है। और जब यहाँ सूरत आते भी है तो परिवार के साथ होते हुए भी श्रीकांत जी के प्रेम से उनके यहाँ ठहरने जाने हैं, तो आज प्रेम और व्यवहार ऐसा है कि इन्होंने बना के रखा है। तो इस चीज का मान रखते हुए मैं श्री मिथिलेश भैया को निवेदन करूंगा संक्षिप्त में से श्रीकांत जी का परिचय हमें सबको देवे। श्री मिथिलेश भैया। जय श्री नारायण। सभी पूज्यजनों को मेरा प्रणाम। सभी अनुजों को स्नेहासी। मुझे पता लगा श्रीकांत है, श्रीकांत अपनी बातें से अपने से शेयर करेंगे, तो मैंने चला के द्वारका वैसा बोला श्रीकांत का परिचय तो ये अवसर तो मुझे दें आप। और श्रीकांत जैसे एक छोटा भाई की तरह है मेरे लिए, इतना ही सम्मान देता है, एक बड़े भाई की तरह मुझे सम्मान देता आया है। और इस परिवार से, मुंद्रा परिवार से जब ये सूरत पधारे थे, शायद 80-81 की या 82 की बात होगी, जब बड़े भाई साहब श्री कृष्ण गोपाल जी साहब, श्री राम गोपाल जी भाई साहब, गिरधर भाई साहब से पधारे थे सूरत, तभी से एक ऐसा सनातन बना हुआ है और इतना स्नेह, इतना सम्मान इस परिवार से मुझे मिला है कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। और परिचय श्रीकांत का देना हो तो समय आधा घंटा पूरा लग जाए मेरे को, इतना मेरा निकटता है परिवार। मुझे अपने को सबको सुनना ज्यादा श्रीकांत को है, तो सूक्ष्म के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम शब्दों के अंदर मैं इस बैठ पाऊं, मैं प्रयास पूरा करूंगा मेरा। श्रीकांत ने वैसे सभी को पता पिपरिया से बेस्ड है परिवार। स्टार्टिंग में यहाँ जब व्यवसाय शुरू किया था, जब मेंटोर्स है इस ग्रुप के, परम श्री कृष्ण गोपाल जी साहब, राम गोपाल जी साहब, गिरधर जी भाई साहब, श्रीकांत ने कॉलेज से बीटेक कंप्लीट करके और 1990 के अंदर 1990 के अंदर यहाँ व्यवसाय ज्वाइन किया था। और उसके बाद से अपनी सभी बड़ों की मार्गदर्शन लेके उनका व्यावसायिक कौशल को समेटते हुए और अपनी प्रतिभा को निखारते हुए आज जो बिजनेस का स्वरूप है मधुसूदन ग्रुप का, आप सभी लोग वहां सूरत रहते हैं, परिचित हैं। मुझे तो 88, 89, 88 के अंदर मैंने शायद सूरत छोड़ दिया था, लेकिन 32 सालों की सूरत में नहीं रहते हुए भी बराबर फोन के माध्यम से बराबर संपर्क से लेकर आपको इनकी व्यावसायिक जो कुशलता है उसके बारे में सभी जानकारी है। लेकिन मोटा मोटी तौर पे आज बाबा साहब में जब संरचना देखता हूँ, अभी मधुसूदन ग्रुप की दुर्गावासा जी बाबा साहब को सब पता है पुरानी बातें अपनी, तो आज जैसे वही जमाने के अंदर परम पूज्य राजेश साहब श्री मोतीलाल जी मारू ने जोगबनी के अंदर जो एक समाज स्थापित किया था, सभी परिवार के अलावा भी जो समस्त गांव के भी कोई थे, दूर दूर के भी जो रिश्तेदार थे अपने, सभी को वहां बुला के और परिवार के अंदर संलग्न किया। वही एक प्ररूप मेरे को आज मधुसूदन ग्रुप में देखता है। आज इनके ग्रुप को जब संरचना अपन देखते हैं, जहाँ व्यवसायिक पारिवारिक संरचना की बात आती है कि परिवार को साथ में लेके कैसे व्यवसाय को मजबूत किया जाए, तो आज मधुसूदन की ग्रुप का बाबा साहब मेरे को वही लगती है जो कभी जोगबनी में थी अपनी, कि सभी को साथ में लेके, जितने भी परिवार परिजन है, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सबको साथ में लेके और सबको अभी कुछ दिन पहले एक वेबिनार थी बीइंग एक्सपोर्टर के साथ कोई एक ग्रुप है, उसमें श्रीकांत का विधा में उसमें अटेंड की थी। तो एक बड़ी इसी व्यवसायिक कौशल के ऊपर कैसे सबको साथ में लेके बढ़े, एक बड़ी सटीक लाइन, जो टैग लाइन होनी चाहिए व्यवसाय की कि सबका साथ सबका विकास, जो अभी मोदी जी ने दे रखा देश के लिए, वही सबका साथ, सभी का जो भी काम करने वाले हैं उनका भी विकास हो रहे, उनका विकास होगा तो वो अपने बिजनेस को विकास, वो मॉड्यूल इन्होंने एक बना रखा है। और रणनीति पारिवारिक को ऐसा है कि कोई भी, मैं 6 महीने वहां बीच 2006-7 के अंदर 6 महीने में जो और निकटता से वहां सूरत रहने का अवसर मिला था, तब इनकी कार्यशैली की मैंने और निकटता से कुछ किया, से उसके अंदर सभी परिवार बड़े बुजुर्ग हैं, सभी इन्वॉल्व होकर बैठ के एक टेबल पे
और एक बार जब निर्णय हो के बाद सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए। दूसरी बड़ी विशेषता है इनके कार्यशैली के अंदर कि सबका विमर्श करना, विचार बन गया, रणनीति बन गई, उसके बाद में खाली रिजल्ट्स पे फोकस करना है, दूसरी कोई बात डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात जो एक टीम वर्क का मैंने देखा, जब 2006-07 के अंदर सभी को पता है सूरत बहुत भयंकर फ्लड आई थी, तो करीब उस फ्लड के 16वें-17वें दिन में सूरत में था और इतना डिजास्टर, बड़ा डिजास्टर वहां आता है कि मिल के अंदर जहां मकसूदन सिक मिल और सुदर्शन डाइंग इनका है, 15-16 फुट पानी भरा हुआ था पूरे सूरत के अंदर। तो लोग भाई ये सोचते कि इस परिस्थिति से जब बाढ़ का पानी उतर गया निपटे कैसे। और मुझे आश्चर्य हुआ वहां पहुंचा मैं तब कि 16 या 17 दिन तो इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी थी वापस, मतलब रनिंग में ला दिया था। तो इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट जो अपन कहते हैं, ये भी जैसे कल बाबा साहब से प्रश्न किया था, अजय ने प्रश्न किया था कि ऐसी परिस्थिति जैसे 1962 के अंदर युद्ध के अंदर उसने जिक्र किया, सॉरी मुछाल जी ने पूछा था, सॉरी अपने अमेरिका से हैं, मुछाल जी ने पूछा था बाबा साहब से कि इस परिस्थिति का डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने यदि देखना हो तो मधुसूदन ग्रुप के अंदर जो मैंने देखा उस समय 2006-07 के फ्लड के अंदर, फैंटास्टिक, मतलब जबरदस्त वो कार्यशैली थी इनकी। तो इन्हीं सब गुणों को समाहित करते हुए और इतना बड़ा आज साम्राज्य इनका, करीब 10 प्रतिष्ठान आज संचालित सूरत के अंदर हो रहे हैं और करीब 4 से 5 हजार, मेरा जहां तक अनुमान है 4 से 5 हजार वर्कफोर्स इनके पास में है, सबको साथ में लेके। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपसे, निवेदन करूं कि मैं जब वहां 6 महीने रहा था तो फैक्ट्री के अंदर 10 फैक्ट्रियों के अंदर जो काम करने वाले, चाहे वो मैनेजर पोस्ट का है, मैनेजमेंट पोस्ट का है, चाहे वो लेबर में है किसी डाइंग हाउस के अंदर, सभी के साथ में जो अटैचमेंट इनका रहता है, सभी पूरे ग्रुप के अंदर श्रीकांत का बड़े भैया के नाम से ही जानते हैं सब। और इतना रिगार्ड जो है, रिगार्ड क्यों है कि इनके व्यवहार में एक ये चीज है कि काम करने वालों के साथ में कैसे संबंध स्थापित किया जाए, कैसे मधुर संबंध रहे, कैसे वो अटैच्ड रहे बिल्कुल, जिससे जो भी उनको प्रोत्साहित होते रहे इनको देख के, और एक संबंध बने, मालिक का और मजदूर का संबंध नहीं रह के एक सहयोगी का संबंध बने। ये एक विशेषता इनके मैनेजमेंट में मैंने देखी वहां। और आज इसीलिए आज 4-5 हजार वर्कर्स को सबको एक हैंडल करते हुए और निरंतर व्यवसाय को प्रगति और लेके जा रहे हैं। कुछ और बहुत सारी क्वालिटीज श्रीकांत के अंदर है जो भी उनसे मिलते हैं और उनसे इम्प्रेस होते हैं, उनसे इम्प्रेस या नहीं रहते हैं। एक अपनत्व जो उनके अंदर है सभी के प्रति, सभी प्रकार वर्सटाइल। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि मेरे छोटे भाई के रूप में श्रीकांत का एक छोटा सा परिचय में दे पाया आपके, और आज हम सब लोग उनके जो अनुभव है, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर जो अनुभव उन्होंने एक विशाल एक अपना प्राप्त किया है और जो व्यवसायिक कौशल उन्होंने प्राप्त किए हैं, सभी अपन लोग उसके बारे में क्वेश्चन, अपने अपने क्वेश्चन रखेंगे, उसके माध्यम से एक क्वेश्चनर का सेशन अपन चलाएंगे और उसके अनुभव अपन शेयर कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, कुछ अपन ले पाएंगे। इसके साथ में आमंत्रित करता हूँ श्रीकांत भाई, मेरे छोटे भाई श्रीकांत भुंद्रा को। जय श्री नारायण। धन्यवाद मधुसूदन भैया। काफी चीजें तो हमें पता ही नहीं थी, और भी काफी चीजें आपके द्वारा पता चली, क्योंकि क्या जिनके पास जो चीज होती है वो उसे बताते भी नहीं, बताना भी नहीं चाहते हैं। चलो हमें एक जरिया मिल गया कि इनकी और भी खूबी जानने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन है श्रीकांत जी, आप अपना हमें। श्रीकांत अनम्यूट कीजिए, अपने को अनम्यूट कीजिए श्रीकांत, पहले अनम्यूट कीजिए श्रीकांत। सभी बड़ों को मेरा साष्टांग जय श्री नारायण प्रणाम, छोटों को जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा। पहले तो भाई साहब ने जो बोला वो बहुत ज्यादा बोला है। ये कोई व्यक्ति विशेष का परिचय नहीं, ये परिवार का होता है। हम लोगों का ये मानना है कि अपना एक परिवार, और आज बहुत खुशी हो रही है कि अपन अपने परिवार के बीच में है। इसमें कोई फॉर्मल नहीं है, कोई तरह का वो नहीं है। मेरा तो आप सबसे निवेदन, अपने एक चर्चा के लिए बैठे हैं कि एक अच्छा 1 घंटे सत्संग हो और उसके साथ कुछ अपन इंटरेक्टिव सेशन करें। पहले 5, 10, 15 मिनट में मेरी कुछ बातें रखता हूं और फिर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका मैं प्रयास करूंगा कि अपने एक्सपीरियंस, परिवार के एक्सपीरियंस से आपको सेटिस्फाई कर सकूं। जैसा कि द्वारका भाई साहब ने बोला, बहुत ज्यादा इनकी इच्छा थी, मैं तो बोला छोटे मुंह बड़ी बात है, बट आपका बहुत ज्यादा आग्रह था तो आप सबके बीच में आया हूँ छोटा भाई समझ के। सब जहाँ भी जो चीज रुतरी रह जाए उसको सब आप लोग नजरअंदाज करेंगे। हम लोगों का परिवार
राजस्थान से माइग्रेट होके, जैसा कि मिथिलेश भाई साहब ने बताया कि पिपरिया हम लोग बस गए थे एमपी में, और पिपरिया से पहले बुरहानपुर ऑफिस किया, जहां बाबा जी साहब से सबसे पहले हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परिवार जुड़ा उनसे, और उसके बाद जब हम सूरत आए तो बाकी मारू परिवार से जुड़ना हुआ। तो निश्चित रूप से आज जो मैक्सिमम परिवार के सदस्य हैं, मारू परिवार के निमित्त ये जो काम हो रहा है, तो ये परिवार का शुरू से ही बरदस्त और साथ रहा है, और गुरुचरणों की कृपा से बहुत ही अच्छा हमारे आपसी और रिश्ते भी बढ़े हैं, सब बढ़े हैं। बुरहानपुर के बाद हम लोग 1992 में पापा जी ने जब देखा कि बुरहानपुर की मंडी में जो काम था 80, उस टाइम देखा कि वहां पर 2 काम मुख्य रूप से होते थे, एक मार्किंग और धोती जोड़े का। तो धोती जो बड़ों ने सोचा कि ये तो आउटगोइंग है, जैसे जैसे धोती का चलन कम हो रहा है, और दूसरा मार्किंग भी 2 से 3 रुपए मीटर का आइटम था। तो उन लोगों का, बड़ों का विजन था कि यहाँ पर हम रह के कितना भी काम कर लेंगे, हमारी एक लिमिटेशंस है। जैसे एक नदी की मर्यादा होती है कितना ही है, और समुद्र का अपना ऐसा विशाल होता है, ऐसे ही फिर विजन लेके भेजा दोनों रामगोपाल चाचा जी और गिरधर चाचा जी को कि भाई बॉम्बे, सूरत और अहमदाबाद जाकर सर्वे करो कि अपने को कोई बड़ी मंडी में बैठना है। तो निश्चित रूप से जब 1982 में सूरत आए और यहीं के होके रह गए। सबसे पहले पापा जी ने रामगोपाल चाचा जी, गिरधर चाचा जी को भेजा, एक छोटी सी दुकान मधुसूदन सिल्क मिल्स, राधे मार्केट से शुरुआत हुई। फिर जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो पूज्य सीताराम काका जी को भी उन्होंने बुरहानपुर ऑफिस वाइंड अप करके बुलवाया, और ये परिवार की शुरुआत हुई। एक विजन की बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो एक परिवार का विजन होता है, वो बड़ों का, किसी एक व्यक्ति का, या जो टॉप में, जो पिरामिड के टॉप में बैठे हैं उनका विजन होता है, और उसी से पूरे परिवार को दिशा मिलती है। तो जब 1982 में पापा जी दोनों चाचा जी को भेज रहे थे, तो पिपरिया में भी उन्होंने एक विजन से भेजा कि 1982 में उन्होंने एक ही चीज बोली कि अपने को वहां पर कपड़ा की मिल लगाना है। शायद उस समय इतने छोटे शहर में, और कपड़े की मिल बहुत ही, मतलब अपनी अगर देसी भाषा में बोले तो धन्ना सेठों की होती थी। मगर चूंकि एक लक्ष्य था, ध्येय था, तो 1982 के बराबर 10 साल के अंदर ही, इनफैक्ट 1990 में मधुसूदन डाइंग की नींव डल गई, 8वें साल। तो ये एक परिवार का विजन होता है, जो निश्चित रूप से बाकी लोगों को मिलके रहना पड़ता है। उसी समय जब हम लोग सूरत आए तो बोलते हैं कि एक अच्छा सांग और सत्संग होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर सौभाग्य हुआ, मालपानी परिवार, श्री गजानंद जी मालपानी, जो बाद में छोटे भाई के ससुर जी भी बने, और उनके सहयोग से हम लोग इंडस्ट्री में आए। तो ये एक और चीज का मानना है कि अगर कोई भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी आपको आगे बढ़ना है, तो बड़ों का सहयोग, गाइडलाइंस, मार्गदर्शन चाहिए, और आपके साथ सक्सेसफुल लोगों की, जो अपनी फील्ड के मास्टर, उनके साथ जरूर से जरूर जुड़ना चाहिए। तो 1982 में हमारा पूरा परिवार एक एक करके सूरत आना चालू हुआ। फिर सबसे पहले बड़ों ने ध्यान दिया हम लोगों की शिक्षा के ऊपर। शिक्षा का उस टाइम इम्पोर्टेंस अपने मारवाड़ी परिवार में कम होता था, व्यापार में लगा देते थे, बट उनका विजन था। पहले तो ये चीज उन्होंने अपने सब छोटे भाइयों को, चूंकि उनका किसी परिस्थिति बस पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने अपने तीनों छोटे भाइयों को, सीताराम काका जी को बीकॉम LLB करवाया, रामगोपाल चाचा जी को बीकॉम और MCOM करवाया, और गिरधर चाची को बहुत प्रयास किया कि डॉक्टर लाइन में आ जाएं, पर प्रभु की कृपा हमारे ऊपर विशेष थी, तो वहां उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो सूरत आ गए। तो एजुकेशन ऐसे ही हम लोगों को सबको हायर एजुकेशन दिला के, जिस समय जो बेस्ट हुआ वो दिला के व्यापार में लगाया। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम लोग व्यापार में आए तो बहुत बड़ी सीख लेने जैसी बात है कि बड़ों के मार्गदर्शन, गाइडलाइंस के साथ साथ उन्होंने हम भाइयों को स्पेस भी दिया। दोनों चाचा जी, काका जी ने, तीनों ने अपने समय से पहले, उम्र से पहले रिटायरमेंट लेना चालू कर दिया। ये जो मैं एक मोटिवेशनल टिप जो प्रतिदिन हिंदी और इंग्लिश में करीब 8000 लोगों से शेयर करता हूं, तो अभी परसों की टिप में भी यही बात थी। जैसे कौशल्या माँ राम को समझाती है कि वो हमारे वानप्रस्थ जाने का समय आ गया है और बच्चों को और आगे बढ़ाना पड़ता है, तो ऐसे ही अपने परिवार में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे आने वाली पीढ़ी, नई जनरेशन को प्रॉपर एजुकेशन देके और उनको आगे बढ़ाएं।
ये काम हमारे यहाँ बहुत बखूबी किया। दोनों चाचा जी ने अपना समय से पहले रिटायरमेंट लेना चालू किया और हम भाइयों को स्पेस दिया। और यही परिपाटी अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से भी जब 4 बच्चे अमेरिका से पढ़ के आए हैं, चारों इंजीनियरिंग करके आए, 4-4 साल रह के आए हैं। सबसे बड़ा बेटा 2014 में वापस आ गया था और लास्ट 2019 में। तो उनके आते ही से हम लोगों ने भी अपना एक बैलेंसिंग द लाइफ चालू कर दिया। तो ये हमारे जैसे परिवारों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, पुरानी क्यों बोलो, वो तो एक्सपीरियंस बुजुर्ग पीढ़ी, अनुभवी पीढ़ी को के बीच में तारतम्य होना चाहिए और उसके साथ जैसे जैसे वो आगे बढ़े उनको बढ़ने देना चाहिए। बड़ों की इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी से भी सत्ता और कुर्सी छूटती नहीं है। वो मोह त्यागना पड़ेगा। प्रॉपर गाइडलाइंस, कितनी स्पेस देना, कितनी नहीं देना, कितनी छूट देना, कितनी नहीं छूट देना, ये भी सब बुद्धि विवेक पे डिपेंड करता है। देश काल परिस्थिति देख के आपकी जितनी सामर्थ्य हो, जितनी, हाँ, इसके लिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। उसके पहले बहुत जरूरी है कि बच्चों को बचपन से संस्कार दिए जाएं। ये आप कब कर पाएंगे, जब आप अपने जो भी परिवार के छोटा सदस्य है, जब भी मैं किसी के घर जाता हूँ या अपने यहाँ कोई बच्चा आता है, हमारा पूरा परिवार उनको जबरदस्ती बोलेगा भाई झुक के प्रणाम करो। क्यों? जब बच्चा जब छोटा होता है वो झुकना सीखेगा तो बड़े में उसको संकोच नहीं होगा। हम गलती चूक कर बैठते हैं कि शुरू में जब बच्चे पहले 10 साल 12 साल के होते, जब हम उतना संस्कार नहीं दे पाते, उतना उनको लाड़ प्यार में रखते हैं। तो पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बड़ों का, जो हम मिडिल एज में आ गए हैं, हमारा फर्ज है कि हम बच्चों को कैसे संस्कार बचपन से दें। ऐसा ही एक और हम लोग परिवार करते कि जब कोई छोटा बच्चा तो उससे कोई चीज शेयर जरूर करते हैं। कोई चीज वो खाने की रखा तो भाई हमको दे, और इंटेंशनली खाइए, लेकिन जिसमें उसके देने के भाव आना चाहिए। ये सब चीजें होती हैं जो बच्चों को संस्कार बचपन से दें, और फिर जब एक बार बड़े हो जाते तो उन पे उतना ही कॉन्फिडेंस रखिए। जब आपने अगर बच्चों को बचपन से संस्कार दिए हैं, उनको परिवार की मर्यादा बताई है, आज फक्र से कहेंगे कि हमारे पूरे परिवार में जो हमारे रामानुज संप्रदाय का तिलक है, वो बच्चे बचपन से ही जब 1-1.5 साल 2 साल के होते हैं, मुझे लगता है 2 से 3 साल के बच्चे भी अपने आप लगाना सीख जाते तिलक। फिर चाहे वो कहीं जाए, जैसे बोलते हैं ना कि एक आपने साइकिलिंग और स्विमिंग, ये 2 ऐसी एक चीजें हैं जिनको एक बार जिंदगी में सीख ली तो कभी आप भूल ही नहीं सकते हो। चाहे वो 10 साल का गैप हो कि 50 साल का, अगर आप पानी में कूदे तो तैरना स्वतः आ जाएगा। एक बार साइकिल आपने बैलेंस की है तो निश्चित रूप से भले ही आप 25 साल बाद भी साइकिल को हाथ लगाएंगे, हो सकता है 10-20 कदम या 10-20 मीटर आप डिगाएं, उसके बाद बैलेंस आ जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों को बचपन से अगर आप तिलक लगाने और संस्कार देंगे तो निश्चित रूप से, आज बच्चे अमेरिका में थे, कहीं थे, पूरा पूर्ण रूप से तिलक लगाते थे। ये संस्कार ही तो है जो बड़ों ने दिए, और हमारा फर्ज है हम उसको आगे बढ़ाएं। मेरा मानना है कि हर पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी, आज के समय पे संस्कार कुछ ना कुछ परसेंटेज में कम ही होते हैं। तो जितना ज्यादा हम अपने बड़े बुजुर्गों से ग्रहण करेंगे, उतना ही आगे पीढ़ी तक चलेंगे। फर्ज कीजिए हमारे बड़े अगर 100% संस्कार रखे हैं, अगर आपने उसमें से 80% ग्रहण किया तो 20% तो वैसे ही कम हो गया। आपके बच्चों में 20% से 25% कम करें तो वो सीधा 60 ही रह जाएगा। वही अगर हमारे उसको 90 to 95 पर 100 टच करें तो एटलीस्ट उतने ज्यादा जाने के चांस रहेंगे। तो बच्चों को संस्कार दें, बचपन से दें, उनको ट्रेनिंग दें। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान। खाली पढ़ने से ये मार्क्स, बहुत से हम लोग कई बार एक मिस्टेक कर बैठे हैं कि बच्चों की प्रोग्रेस कार्ड से हम जज कर लेते हैं। हमने हर आदमी को, हर बच्चों को, हर पेरेंट्सों को ये लगता है कि मेरा बच्चा टॉप करे। मानना मेरा ये है कि कितनी बार ऐसा होता है कि अगर वो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स लाए तो बच्चा तो खुश है, 1 मार्क्स कम लाया तो पेरेंट्स ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो 95% की तो खुशी नहीं मनाते हैं, वो बच्चों को 5% या 2% कम आए वो आए। मेरा प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि पिछले विगत 1 डिकेड 10 सालों में सूरत में बहुत ही जो गणमान्य, मतलब सूरत की रियल एसेट्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, जयंती भाई कलरटेक्स वाले जो कहलाते हैं, उनसे, जयंती काका को हम नाम से परिचित है, उनसे हमारा इंटरेक्शन काफी पारिवारिक रहता है। साथ में सेवंती भाई शाह जो वीनस ज्वेल्स के नाम से नंबर 1 डायमंड अग्रणी इन द वर्ल्ड,
तो उनसे एक बार मेरी चर्चा हो रही थी, इन लोगों से, गोविंद काका ढोलकिया, जो सौजी भाई, जो SR के और HR के ढोलकिया परिवार है, इन लोगों से भी इंटरेक्शन होता है। तो इन लोगों से एक चीज बहुत सीखने मिलती है। तो एक बार वो सेवंती भाई मुझे बता रहे थे कि श्रीकांत भाई, जब मेरा पोता एक बार 10 में से 9 मार्क्स लाया, तो बोले मेरे पास बड़े खुशी से आया। तो मैंने उसको समझाया कि भैया 10 में से तू 9 मार्क्स लाया, बहुत अच्छी बात है, मगर जो 10 में से 10 लाया था, सॉरी, तो उसको जब गर्व से आया तो बोले जो तेरे से 1 मार्क्स कम लाया, 9 लाया, तो तू उसको कमजोर मत समझना। कितनी बार ऐसा होता है कि जब कोई भी क्वेश्चन आंसर आता है, 100% सिलेबस कोई नहीं पढ़ता, 80-90% आप पढ़ते हो और उसी में से क्वेश्चन आ गया तो क्या 100 आउट ऑफ 100। तो कभी भी 10 में से 9 मार्क्स जो लाया उसको कभी कमजोर मत समझना। नहीं आया। 10 में से 8 मार्क्स लाएगा तो भी चलेगा, 7 लाएगा तो भी चलेगा, 6 से कम मत लाना। नहीं आया अभी। मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आ रहा है तो मोबाइल, उनको इंपॉर्टेंट है, साथ में दूसरे व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कहीं भी कोई डिस्टर्बेंसेस हो तो प्लीज इंटरप्ट करिएगा। तो हमारा उन बच्चों को साथ में व्यवहारिक ज्ञान देना भी बहुत जरूरी है। दूसरा, उनको बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाए। हमारे यहाँ मिथिलेश भाई साहब गवाह हैं कि जब भी बच्चे, हम लोग छोटे थे तो हमको स्कूल से जब भी वेकेशंस होते थे 2 घंटे 3 घंटे मार्केट में जाना बहुत जरूरी होता था। बोले आप दुकान जाओ, ऑफिस जाओ, उस जो व्यापारिक संस्थान है उनसे मोह ममता पैदा करो, उनसे अटैच हो। बच्चे अमेरिका से भी आते थे, जो भी वेकेशन में आते थे उनको भी कंपलसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाना ही पड़ता था कि आपके वेकेशंस नहीं, आप 3 घंटे ही जाओ, आप उसको समझने की कोशिश करो। बहुत परिवारों में मैं देखता हूँ कि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और एजुकेशन कर लेते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं हम हमारा करेंगे, वी वांट टू डू आवर ओन। अरे भाई, मुझे बड़ा, मैं फिर क्वेश्चन करता हूँ, मैं ब्लंटली थोड़ा क्वेश्चन कर बैठता हूँ, भैया कि आपको पैदा किसने किया, आपको बड़ा किसने पाला पोसा किसने, आपको जिस माता पिता दादा दादी छत्र छाया में पढ़े हो कि आपने स्कॉलरशिप पे गए थे क्या? आपके हजारों लाखों रुपए और कई जगह अमेरिका वगैरह भेजे तो करोड़ों रुपए जो खर्च किए वो परिवार ने किए है। और आज आपने एक डिग्री ले ली तो अपने आप को सक्षम बोलते कि मैं आई वांट टू डू माय ओन। एक बार मैं एक अग्रवाल परिवार के किसी बच्चे से इंटरेक्ट कर रहा था, तो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। मैंने पूछा, भाई तेरे पिताजी का कैसा व्यापार है? तो बोला बहुत अच्छा व्यापार है, एक ही बेटा था। दूसरा क्वेश्चन किया कि उसमें अभी स्कोप कितना है? बोले स्कोप तो बहुत है। उनका फिर ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? बोले नहीं, बस मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने पढ़ाई लिखाई की है, आई वांट टू डू माय ओन। तो मैंने उसको बुरी तरह झाड़ा, फिर समझाया भी कि भैया कि जिस पिता ने किसके लिए किया है, इतना बड़ा जो कामकाज फैलाया, साम्राज्य फैलाया है, कोई चैरिटी के लिए तो नहीं किया है। और जब तुम एक ही बेटे हो तो तुम्हारा फर्ज नहीं है कि पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाओ। रही बात आपको, तो आप अपने मॉरल और एथिक्स के साथ बढ़ाओ। तो ये बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग देना चाहिए। हम जैसे व्यापार, हाँ किसी मजबूरी होती है, किसी परिवार में नहीं है, व्यापार नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो जहाँ ओनरशिप की फीलिंग्स हो, जहाँ आपकी कद्र हो, वैल्यू हो। ऐसे ही हमारा मधुसूदन परिवार अपने आप में, मैं तो निश्चित रूप से बोलूंगा एक परिवार ही है, जहाँ हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है, हर फील्ड में हर जगह वो अपनी क्षेत्र का ओनर है। हमारे यहाँ कितनी बार ऐसा होता है कि उसके परिवार में कई बार वो स्ट्रेस में रहेगा, घर जाएगा तो हो सकता है उसके बीवी बच्चों से उसे दुख होता हो, कभी स्ट्रेस आ जाता है, बट एक बार ऑर्गेनाइजेशन होएगा, ही शुड बी मोर रिलैक्स। क्या करना है आपको? अपने उसको एक परिवार के सदस्य मानना है, उसके सुख और दुख में साथ होइए। और सुख में तो कोई भी हो जाता है, इंपॉर्टेंट है कि जब उनको नीड है तो एक परिवार में उसको उसकी वो नीड दीजिए, फाइंड द नीड, फुलफिल द नीड। और आज के समय तो प्रूव हो ही गया है। आज जो पैंडेमिक सिचुएशन है, आज जो कोरोना वायरस से पूरा देश का पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, तो ये क्या है? हेनरी फोर्ड से एक बार किसी ने क्वेश्चन किया कि आपका सब कुछ ले जाए तो क्या हो सकता है, क्या होगा? बोले बिल्कुल आप मुझे सब कुछ ले जाइए, खाली मुझे टीम मेरी वापस दे दीजिए। आज टीम है तो सब कुछ है।
तो ऐसे ही अब जो परिस्थिति है, आपको अपनी टीम ही काम आएगी। आवाज क्रैक हो रही है, थोड़ा सा चेक करो ना, आवाज क्रैक हो रही है, थोड़ा चेक। एक मिनट, अभी हेलो, अभी क्लियर भाई साहब? हेलो हेलो, ठीक है, बीच में थोड़ा क्रैक होती है, ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा, तो बस मेरा ये कहना है कि आपका अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी एक परिवार मानिए। जैसे घर परिवार में सुख और दुख और छोटे बड़े होते हैं, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन परिवार है। और आज की परिस्थिति में तो मैं कहूंगा कि फिर से आगे नई शुरुआत ही करना है। जैसे आज आप कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, कोई एक व्यापारिक संस्थान शुरू करते हो, तो आपका क्या ध्येय रहता है? अगले 6 महीने या 1 साल आपको पूरी मशक्कत करनी, हर चीज का शुरुआत करनी, एक एक चीज पेशेंस और धैर्य के साथ करना है। तो आज भी वही तो करना है। हम कोरोना से डरे क्यों? आज चॉइस भी क्या है? आज कहावत है ना कि जहाज अपने तट पे सुरक्षित होते हैं, बट क्या जहाज तट पे बने हैं? शिप्स आर सेफ एट हार्बर बट दे आर नॉट मेंट फॉर इट। तो ऐसा ही हमारा जो कोरोना है उससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना, चॉइस नहीं है। हमको कोरोना के साथ रहना जीना आना ही पड़ेगा, हमको सीखना ही पड़ेगा, हमारी शुरुआत फिर से करनी ही पड़ेगी। जैसे नई शुरुआत करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे पेशेंस रखते हैं। और इसमें तो एक अच्छी बात है कि आज कोई सुनामी आती है तो वो सब कुछ बहा के ले जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है कितना कुछ नुकसान कर देती है। इसने तो किया क्या है? नुकसान कम और फायदे ज्यादा किए। आज परिवार में वैल्यू समझ में आ गई, आज कितने लोगों की क्वालिटी लाइफ बढ़ गई, अपने बड़े बुजुर्गों की। इस समय परिवार में उनको लाइफ का समझ में आया, जो बच्चे हमसे दूर भाग रहे थे, जो एक जिंदगी इतनी फास्टेस्ट जो थर्ड वर्ल्ड बोल रहा हो उसमें जो भागते जा रहे थे, उनको समझ में आया परिवार क्या होता है, समय क्या होता है, धार्मिकता क्या होती है। जो इसी टाइम जब अपने महाभारत और रामायण आया और फिर से उनको देखना चालू किया, तो आज देखने का नजरिया दूसरा था। सब कुछ तो अपने ग्रंथों में है, हर चीज मैनेजमेंट का सिद्धांत अपने आप को आप उसकी जगह रख के देख लो, विदुर नीति को बोलो, कृष्ण नीति को बोलो, तो ऐसे ही अपनों को अप्लाई करना है। एक कहावत है, पथ पर चलने वालों का पथ प्रदर्शन पथ स्वयं करता है। तो ऐसे ही हमको आज के परिवेश में निश्चित रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे गाड़ी बोलते हैं ना, आज आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है तो क्या होगा, आपको यहाँ से आप बॉम्बे तक की चिंता करोगे तो थोड़ी आप पहुंच जाओगे। आपकी गाड़ी है, आपकी हेडलाइट अच्छी है, गाड़ी सही सलामत है, आपको 10 फुट आगे का ही दिखेगा, 15 फुट 20 फुट आगे, और ऐसे करते करते बॉम्बे आप पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही आज के जमाने में स्टेप बाय स्टेप करना है। आज सुबह ही किसी एक मेरे अच्छे दोस्त का फोन आया, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े अच्छे हैं, कोई टॉप ग्रुप में एग्जीक्यूटिव रहे हुए हैं, तो मुझे काफी कुछ पूछा क्या होगा, तो मैंने कहा नहीं भाई साहब लग जाओ, हम लोग लग चुके हैं। धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जब हमने शुरुआत की तो उनका एक क्वेश्चन लास्ट में आया तो मुझे हंसी भी आई, फिर मैंने उनको समझाया, बोले भाई साहब ये कोरोना का इलाज कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में तो है ना। तो मैंने पहले तो उनको डांटा, फिर समझाया कि आप ये क्यों बोलते हो कि कोरोना के प्राइवेट हॉस्पिटल, मुझे मारवानी तो हेलो, ठीक है भाई जी। समथिंग वेंट रॉन्ग, चलो सबको म्यूट कीजिए। 203 में श्रीकांत जी एक बार आपको मोबाइल म्यूट हो गया, देखो एक बार अनम्यूट कर लो। श्रीकांत जी अनम्यूट कीजिए, श्रीकांत अपना अनम्यूट कीजिए। हाँ भाई साहब, अभी आवाज आई? यस यस यस। हाँ जी। तो जैसे मैंने उनको समझाया, वो पूछे कोरोना का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में है क्या, तो मैंने कहा आप ये क्यों सोच रहे हैं, आप ये कल्पना ही क्यों कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बुक भी है, मूवी भी है, हिंदी इंग्लिश सभी भाषाओं में, द सीक्रेट। तो सीक्रेट क्या बोलता है, जिस चीज का आप दिमाग में कल्पना करोगे साकार होगी। अगर आप कल्पना करोगे कि कोरोना का इलाज है कि नहीं, तो कहीं आपको नहीं आ जाए, और यही सोचेंगे कि आज हमारे यहाँ आज का अगर डाटा की बात करूं तो कितने लोग कोरोना से ग्रसित हैं। हो सकता है 1 लाख ऑफिशियल फिगर है, कुछ और भूल भटक होगी तो 1 लाख 2 लाख, हाँ अगले 2 महीने में हो सकता है मल्टीपल लैक्स भी पहुंचेगा।
बट उससे भयभीत नहीं होना है। अगर मान लो कि एक का 5 लाख भी हो गया, 10 लाख भी हो गया, बट अगेंस्ट व्हाट? 130 करोड़ की देश की आबादी में 5 लाख 10 लाख की क्या वैल्यू है? इसको एक सिंपल उदाहरण से बताऊं तो आज जैसे हमारे लिए 1000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। आज जितने लोग इसमें जुड़े हैं, करीब करीब आप सबको अगर बात करें तो 1000 रुपए हम एक मूवी जाते थे और 2 लोगों के खर्च कर देते थे। तो हमारे लिए जैसे 1000 रुपए की वैल्यू नहीं है, वही हमारा एक वॉचमैन और ड्राइवर है, उसके लिए 1000 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके लिए 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, एक चाय का पैसा है। तो ऐसे ही अगर 130 करोड़ की आबादी में अगर हमारे 1 लाख 2 लाख या 5 या 10 लाख भी आ गए तो हम क्यों करें कि हम उनमें से एक होंगे? नंबर 2, अगर चलो कोरोना हो भी गया तो डरना क्या है? डेथ रेट के अगेंस्ट 130 करोड़ में से 1 लाख लोगों में से आज से 3,3500 टोटल डेथ है। उसमें से भी 50, 60 और 80% तो लोग मल्टीपल बीमारियों से ग्रसित थे। कोरोना से टेस्ट नेगेटिव आ गया, बट वो कोई और बीमारी के कारण उससे रिकवर नहीं कर पाए। तो जैसा कि एक पहले ऐड आ रही थी, कोरोना से डरो ना, तो मेरा ये कहना है, हाँ सावधानी पूरी रखना पड़ेगी। सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जो हमारे डॉक्टर्स गाइडलाइन दे रहे हैं, जो हमने एक फॉलो करा, उसको ध्यान में रख के हमको आगे ही बढ़ना ही पड़ेगा। और ऐसे समय में कहूंगा कि जो परिवार की वैल्यू होती है, जो जॉइंट फैमिली की वैल्यू है, वो समझ में आएगी और आ रही है। तो मेरा जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं या जो देख रहे हैं और आगे देखेंगे, निवेदन है परिवार को संभाल के रखिए। प्रायः हमारे परिवार में मैं बहुत लोगों से बोलता हूँ, जब भी कभी लेबरों में भी मेरी चर्चा होती है, कुछ होती है, तो मैं उनसे बोलता हूँ, भैया कितने लोग अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हैं? जो व्यक्ति अपने से बड़ों को, अपने परिवार का, माता पिता का, दादा दादी का ध्यान नहीं रखेगा, वो हमारा क्या रखेगा? तो निश्चित रूप से हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कोरोना से डरे ना, पूरा सावधानी रखें, पूरा वो करके आगे बढ़ें और आगे बढ़ते जाएं। दुनिया इसके बाद भी कहीं कोई वो नहीं है। आज सुबह ही पापा जी ने बड़ा अच्छा एक दोहा बताया तुलसीदास जी का, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहूं और कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे मुख तो एक होता है, खाने पीने में तो वो मुख अकेला है, मगर वो अपने विवेकपूर्ण ढंग से पूरे शरीर के एक एक अंगों का पालन पोषण करता है, उसको रख रखाव रखता है। ऐसे ही हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, चाहे वो अपना परिवार हो, चाहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे अपना समाज हो, कहीं भी हो। हमको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसी संगत वैसी सोच, जैसी बुक्स पढ़ोगे वैसा ही मन होगा। अच्छी बुक्सों का रखिए, अच्छे दोस्त रखिए। 1-2 परिवार में आपके ऐसे दोस्त होना चाहिए जो आपसे ज्यादा समझदार हो, आपको अच्छी तरह समझे, और जब भी कोई परिस्थिति आए उनसे शेयर करिए, उनसे करिए, वो आपको उचित सलाह देंगे। दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां प्रॉब्लम नहीं हो, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। हमारे यहाँ पापा जी एक सत्संग करते हैं, और हम लोगों का एक चीज और मानना है कि परिवार में आपको कोई भी चीज, और ये चीज मारू परिवार में भी बहुत आराम से देखने मिलती है। आज इतना बड़ा परिवार, आज बाबा जी साहब से लेके सब लोग चल रहे हैं, तो मारू परिवार की भी यही एक स्टोरी है, यही एक तारीफ जितनी करी जाए कम है कि आज ये परिवार भी अपने आप को कैसे संगठित रखा। कितने वर्षों तक तो हमको यही नहीं समझ में आता कि कौन किसका बेटा है, किसका भाई है, किसका बंधु है, बट यही चीज अपने काम आती है। तो बाद में मेरे तो एक बार विमला बुआ जी ने जब बताया कि 3 दादाजियों की हवेली का परिवार, जब कुछ स्टोरी समझ में आई, तो निश्चित रूप से ऐसे ही ज्वाइंट फैमिली की अपने को वैल्यू रखना है, जो जितना बड़ा परिवार है। बीच में एक लाइन और बोलूंगा, एक याद आ गया जो मैं समझाता हूँ। हमको अपने बच्चों के समय से सगाई संबंध करना चाहिए, बड़ों की मानना चाहिए। ये एक बीच में लाइन याद आ गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट जिसके लिए मैंने बात की कि हमको बच्चों को गाइड भी करना चाहिए कि बच्चे समय से हों, 2 या 3 बच्चे हों। आज के परिवारों में ये प्रायः देखा जा रहा है कि 3 से 2 और 2 से 1। तो होगा क्या? आज जो अपन इतना बड़ा परिवार बैठे हैं वो तो विघटित ही होने वाला है।
धीरे धीरे चाचा और मासी की प्रजाति तो लुप्त ही होने वाली है। तो ये परिवार, अब जो भी अपना परिवार उसको बांध के चलें, परिवार को लेके चलें और बचपन से ही संस्कार डालें। हमारे परिवार की कुछ चीज जरूर बोलूंगा जो हमने मारू परिवार से भी सीखी है, देखी है। ऐसे बहुत से परिवार हैं कि हम जहां पर बच्चों को बचपन से ही धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं, अध्ययन किया जाता है, साप्ताहिक भजन होते हैं, ये सब चीजें अध्यात्म तो है जो हमको बांध के रखता है। तो निश्चित रूप से परिवार में धर्म की प्रधानता होना चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति होना चाहिए, साप्ताहिक भजन है अपने परिवार में होते हैं, बट ये कैसे मेंटेन रहे आगे से आगे जनरेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले। फिर हमारे परिवार में कुछ विशेषता और बोलूंगा कि जैसे हम लोग सुबह रोज चाय पे चर्चा, सब परिवार बैठता है 1 घंटे पूरा, पापा जी के साथ हम लोग 3 पीढ़ी बैठती हैं समय समय पे, उसमें चाचा जी लोग और चाचा जी के जो बेटे दीपक वगैरह वो लोग ज्वाइन करते हैं, और हम लोग सत्संग हर डेली मॉर्निंग 1 घंटे करते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ सब ऑर्गेनाइजेशन में 10:30 बजे सब संस्थानों में सब जगह हमारे यहाँ एक प्रार्थना होती है, इतनी शक्ति हमें देना, रिलीजियसली। तो ये सब चीजें क्या होता है, सबकी भावनाएं शुद्ध करती हैं। और उस प्रार्थना के बाद ऑफिस में एक अच्छी सूक्ति या मोटिवेशनल कोट शेयर होता है। ये चीजें आप साथ में करें। फिर हम लोग दोपहर के भोजन में सब साथ में बैठते हैं, शाम के टाइम एक ऑफिस में साथ बैठते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक आदत बनानी चाहिए, जो परिवार जितना बड़ा परिवार है उसको एक दूसरे की जुट रह के रहना है और ऐसी आदत बनाइए। निश्चित रूप से ये टुगेदरनेस शुड बी ए बाय प्रोडक्ट, टुगेदरनेस कोई वर्ड नहीं है। जब ये चीजें आप आदत में डाल लेंगे, वो कर लेंगे, तो टुगेदरनेस अपने आप आ गई। साथ ही साथ मतभेद होंगे, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद होंगे जहां, और होना ही चाहिए, जहां आप डिस्कशन करते हो साथ में उसको रिजोल्यूशन भी होना चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छे 1-2 कोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा तो हम भी नहीं भटकते। हम लोगों ने भी, मैंने भी काफी कोर्सेज किए, मैं बहुत जाके बॉम्बे जाके और जाके काफी सेमिनार अटेंड करता था, काफी सारे। पहले कोई भी चीज की शुरुआत स्वयं से करनी पड़ती है, स्वयं को उसमें टाइम देना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, और फिर अच्छी लगे तो डाउन द लाइन नीचे लेके जाओ। तो जब भी कभी अच्छा सेमिनार होता था, कभी मैं और मेरी पत्नी अंजू हम लोग साथ जाके करते थे, कपल्स का होता था। तो कई सारे कोर्स करते हैं। तो उस बीच में मुझे एक बहुत ही अच्छा मतलब मैं बोलूँगा एक्सपीरियंस होगी। एक हमने LMI लैंडमार्क फोरम करके कोर्स किया, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स फॉर कपल्स। उससे हमारी बहुत क्लैरिटी हुई। तो ये एक कोर्स मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, लैंडमार्क फोरम करके कोर्स, जो हस्बैंड एंड वाइफ को जरूर करना चाहिए। दूसरा, जब इसी प्रोसेस में हम आगे बढ़े तो हमको एक US ओरिएंटेड कोर्स मिला, LMI लीडरशिप मैनेजमेंट इंटरनेशनल। ये करीब 85-86 देशों में इसकी प्रेजेंस है और इंडिया में 17 सेंटर्स हैं। तो टाइम मैनेजमेंट विथ फोकसिंग ऑन कैरियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, हर साल हमारी ये गोल सीट बनती है। ये हमारे पर्सनल गोल फॉर ऑल द फील्ड, ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे बिजनेस के कोर्स हैं, ये मेरे फैमिली एंड होम के गोल हैं, फिजिकल एंड हेल्थ, मेंटल, सोशल। ऐसे पिछले ये 10 सालों से मेरी गोल सीट बनती है, हर साल की गोल सीट मेरी बनती है। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा कि लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी चीज को जब तक आप लक्ष्य से नहीं बांधेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। आज जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का एक लक्ष्य होना ही चाहिए। क्योंकि हमारी जिंदगी में अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर उदाहरण करो कि लक्ष्य, आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा, या आपका व्यक्ति विशेष का या परिवार का या ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्या होगा? इसकी अगर कल्पना करें तो मैं एक सरल उदाहरण से करना चाहूंगा कि एक पतंग अगर जब हम उड़ाते हैं, पतंग जब उड़ती है और वो कट जाती है तो वो दिशाहीन हो जाती है। फिर क्या होता है? कटी हुई पतंग को या तो बीच में कोई डोरी पकड़ के थोड़ी देर उड़ा लेता है, फिर उसको छोड़ना पड़ता है, या फिर वो हवा की डायरेक्शन में चलती, जिधर हवा चल रही है, और अंत में या तो वो नीचे गिर जाती है या फिर कोई झाड़ पे अटक जाती है। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में अगर लक्ष्य नहीं होगा तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सपने तो बड़े देखना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ
पापा जी कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा, राम गोपाल जी, सीताराम जी, गिरधर गोपाल जी ने एक विजन लिया, लक्ष्य देखा कि हमको कपड़े का मिल लगाना है। तो मुझे नहीं लगता 8 साल भी बहुत बड़ा टाइम होता है। 8 साल में एक कपड़े की मिल लगा ली। तो अपने आप को लक्ष्य से जोड़ना ही पड़ेगा। लक्ष्य से आपको अपनी शक्ति को, अपने अनुभव को, आपको अपने ज्ञान को, आपकी कला को केंद्रित करने की बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। ये अपना मनुष्य बहुत बड़ा शक्तिशाली और अपनी भाषा में बोलूं तो पावर हाउस है। इसको किसी लक्ष्य से जोड़ दें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। फिर उसके सपने देखें। हाँ, अब बात आती है लक्ष्य कैसा होना चाहिए। तो लक्ष्य का एक छोटा सा उदाहरण बोलूं कि कितनी बार हम देखते हैं कि हमने एक लक्ष्य ले लिया कि हमको 10 किलो वजन करना है, कम करना है। हमारी भाषा में ये लक्ष्य नहीं है। 10 किलो वजन करना, कम करना एक इच्छा है। उसको लक्ष्य में कैसे कन्वर्ट होगी? क्या आप चाहोगे कि बस एक 10 किलो वजन करना है, क्या ये सोचने से लक्ष्य बन गया, गोल बन गया? नहीं, ये इच्छा थी। इच्छा को गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हकीकत में करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि भाई उसको हकीकत में कैसे करें। सबसे पहले आपको जैसे 10 किलो वजन कम करना है तो कहीं ना कहीं अपने आप को समय से बांधना पड़ेगा। अब मैं दूसरा कल्पना अब आपसे बात करूं, मुझे 10 किलो वजन कम करना 7 दिन में कम करना है, क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है कि किसी परिस्थिति में पॉसिबल भी हो, बट ये रियलिस्टिक नहीं है। तो इसको लक्ष्य को क्या करना पड़ेगा? आपको बांधना पड़ेगा, उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। मुझे 10 किलो वजन 3 महीने में कम करना, 90 दिन में। इट इज रियलिस्टिक। तो सबसे पहले स्पेसिफिक होना चाहिए। भाई हो सकता है 1 साल में भी 10 किलो वजन कम कर सकते हो, 90 दिन में भी कर सकते हो। हाँ, 7 दिन का लोगे तो वो फिर आपकी इच्छा हो गई, गोल में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इट शुड बी स्पेसिफिक गोल। जो भी आपने गोल लिया है मेजरेबल। अब आपने अगर 3 महीने का गोल लिया है कि मेरा 10 किलो वजन करना है, तो भैया उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना। हर हफ्ते, हर 15 दिन में, हर महीने उसका कि हम कहाँ पहुंचे। जैसे आज हम सूरत में बैठे हैं और कल्पना करें कि हमको यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो आपने ट्रेन में बैठ गए, सब कुछ देख लिया, बट आपको अगले स्टेशन पर चेक तो करना पड़ेगा ना कि कहीं गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गए। मेरे दोस्त के साथ 2 साल पहले हुआ, मेरा खास दोस्त है, बचपन का सहपाठी है, सूरत में ही है भाई। ये बहुत बड़ा एजुकेटेड है, खुद इंजीनियर है, बट भाई बैठ गए। यहाँ से उनको बॉम्बे जाना था और यहाँ से बैठ के जब उनकी नींद खुली तो बड़ौदा आ गया। क्यों? अंकलेश्वर या भरूच में क्यों नहीं ध्यान गया? उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा। भाई अगले स्टेशन पे चेक तो कर ले। तो कोई भी लक्ष्य को आप करते हो तो मेजरेबल होना चाहिए, साथ में अटेंडेबल होना चाहिए, तीसरा रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं स्मार्ट, SMART। तो कोई भी आप जब भी कोई लक्ष्य लेते हैं, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ऐसे ही जब हम कोई भी चीज से अपने आप को बांध देंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बाकी बातें तो बहुत सारी हैं, बोलने करने सहने, बट अब मैं चाहूंगा कि मुझसे कोई भी क्वेश्चन करे, कोई और करे, तो इसको अपन एक इंटरेक्टिव सेशन बनाएं तो वो सलाह है। हाँ, एक चीज और करूंगा, मैनेजमेंट की बात आती है तो अपनी टीम को जिम्मेदार कैसे बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं याद करता हूं तो जब ट्रेनिंग में था तो गजानन जी मालपानी, चाचा जी बोलता हूं मैं, तो जब उनके अंडर में था तो मेरे से रोज वो अपडेट लेते थे। मधुसूदन डाइंग की जब हमने शुरुआत की तो रोज कितने कॉलम खड़े हुए, कितना क्या क्या काम हुआ सिविल का। तो मैंने जैसे पहले दिन बोल दिया कि 10 कॉलम भरे। दूसरे दिन उन्होंने रिपोर्ट ली कि कितने हुए, तो मैंने बोला 22। तो डांट दिए, बोले नहीं 10 कल के थे, 24 घंटे के दूसरे 12 बताओ, 22 बोल के कंफ्यूज मत करो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो ऐसी टीम को रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश की उन्होंने। ऐसे ही मुझे एक और इंसिडेंस याद आ रहा है। मैं एक बार अपने ससुराल में, मेरे ससुर जी हैं खटोड़ जी, उनके साथ बैठा था। तो हमारे यहाँ कोई डाइंग हाउस में स्टेंटर मशीन बंद हो गई। तो शाम के टाइम था, तो मेरे पास फोन आया कि भैया ऐसा ऐसा बंद हो गया। और मैं लगा रहा, ऐसा कर वैसा कर ये कर। मेरे ससुर जी खटोड़ जी साहब देखते रहे, सुनते रहे, समझते रहे।
पूरी रात में 11-12 बजे तक लगा रहा, अंततः वो मशीन चालू नहीं हुई। फिर दूसरे दिन मुझसे सुबह पूछे क्या हुआ श्रीकांत जी, मैंने नहीं पापा बस ऐसे ऐसे लगा रहा। तो उस दिन नहीं, फिर उन्होंने समझाया कि श्रीकांत बाबू आपको गलती ये है कि आपका अगर कोई सबॉर्डिनेट है, आवाज आ रही मेरी भाई साहब, क्लियर है? हेलो? हाँ जी बिल्कुल आ रही साहब, बिल्कुल क्लियर आ रही। तो उन्होंने मुझे समझाया कि श्रीकांत बाबू आपने क्या किया, आपके सबॉर्डिनेट ने आपके सिर पे बल्ली बंदर रख दिया, वो आप जितना बोलते गए उतना वो करता गया, रिजल्ट मिला कि नहीं मिला वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उसकी नहीं थी, उसने आपके ऊपर छोड़ दी जितना आप गए। तो उन्होंने समझाया करना क्या था, बोले आपकी जगह मैं होता तो मैं इसको कुछ नहीं करता, एक दिन मशीन ऐसे ही बंद रही ऐसे भी रही, दूसरे दिन टेबल पे बैठ के क्वेश्चन करता कि भैया क्यों नहीं किया तुमने, रात में ये क्यों नहीं किया, इस दुकान में क्यों नहीं गया, उस इंजीनियर को क्यों नहीं पकड़ा। तो उससे अपनी टेबल पे बैठ के क्वेश्चन करो तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाओ। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छे लोगों का सत्संग होना ही चाहिए और उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। हम लोग मैत्रेय राग, टीटी रंगराजन के काफी डीवीडीज पढ़ते हैं और एक बार सूरत में बुलाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, जिसमें मतलब उनका एक सेमिनार की विशेषता है कि जब भी उनका सेमिनार जहां भी होता है, अगर वो बोलते हैं कि अगर मेरा 7 बजे शो चालू होना तो सूरत के लोग गवाह हैं, 7:01 पे अगर मैं पब्लिक के बीच में नहीं जाऊं तो पब्लिक में अनाउंस कर दो ही इज नो मोर। समय की जो एक पाबंदी बोलते हैं, समय की मतलब क्या बोलूं, अल्टीमेट पराकाष्ठा है कि अगर 7 बजे सेमिनार चालू होना है तो 7 बजे होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। ट्रैफिक मुझे भी लगता है। दूसरा उनका कहना यह है कि मेरे सेमिनार में इधर हॉल इज फुल और टाइम विच एवर अर्लियर क्लोज द गेट, फिर किसी के लिए नहीं खुलते हैं। 1200 की कैपेसिटी में हम लोगों ने 1800 लोग बैठे थे और भाई साहब 45 मिनट पहले वो गेट बंद हो गए थे, फिर कोई भी नहीं आ सकता। उसके बाद अगले दिन जब यहां से जब वो नेक्स्ट डे 1 सितंबर 2018 की बात है, तो उन्होंने ये जब दिल्ली में एक उनका स्पेसिफिक प्रोग्राम था तो अपने मायसी समाज के वरिष्ठ जो चीफ जस्टिस भी रहे आरसी लाहौटी जी भी सेमिनार में आने वाले थे। तो मुझे याद है कि मेरे सामने उनके जो असिस्टेंट थे उनके पास उनके एग्जीक्यूटिव का फोन आया कि 6 बजे सेमिनार है, हमारे यहाँ सर को कितने बजे आना है, बोले 5 बजे। कोई हो, समय की कीमत इंपॉर्टेंस है। तो उनका कहना यह है कि हमको कोई भी पॉइंट्स हम लेते हैं, हमारी एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कोई भी हम अच्छा सत्संग करते हैं, कहीं भी करते हैं, हम बहुत सारी चीजें लॉकडाउन नोट करते हैं। तो वो अपनी कई स्पीच में बोलते हैं कि मेरे अगर स्पीच में आपने 114 पॉइंट नोट किए हैं तो आप 114 के पीछे मत करो, आप तो 2 बात पिक करो, उनमें से 2 या 3 या 4 और उनको अपने आचरण में लाओ, आदत में लाओ। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम एक साथ 10, 20, 50 चीजों पे फोकस करना चाहते हैं, फिर ना बोलते हैं ना वो ना आधी मिले ना पूरी पावे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कोई भी अच्छी चीज अगर अपने को आदत डालनी है तो निश्चित रूप से एक एक करके उसको आदत और आचरण में लाइए। अगले 2 साल 5 सालों में देखेंगे आप कहां से कहां पहुंच गए। वेट तो करिए, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ रावण का अंश होता है और उससे ज्यादा राम का अंश होता है। तो होता क्या है कि हम एक अच्छा सत्संग सुनते हैं, एक अच्छा कोई भी व्याख्यान सुनते हैं या कोई सत्संग होता है, किसी की स्पीच सुनते हैं। हमारे यहाँ जो अगर मान लो मैं एक एग्जांपल दूं तो रावण का परसेंटेज मान लो 25% और राम का 75 है। अब एक सत्संग आपने अच्छा सुना और आपको लगता है कि मेरा तो सीधा 95% जंप हो जाए, तो भाई साहब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 2% भी अपने आप को सुधारा तो एट व्हाट कॉस्ट। आपने राम का 2% बढ़ाया और रावण को कम किया है, तो निश्चित रूप से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि परिवार के साथ चलें, आज के समय में डरे नहीं और एक दूसरे की वैल्यू करें, एक दूसरे के पूरक बने। अब मेरा निवेदन है कि कुछ अपन स्पेसिफिक बातें करें, क्वेश्चन करें, तो सहज आप लोगों का और सहयोग भी चाहिए और मार्गदर्शन भी चाहिए। बहुत मेरे से एक्सपीरियंस में बड़े भी बैठे हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, मेरे पास तो सीमित ज्ञान है। तो अपन लोग आपस में जो भी कोई चीज इंटरेक्शन करें तो इसको लाइवली बनाएं। धन्यवाद श्रीकांत जी, आपने जो बातें बताई है आज आपकी उम्र के हिसाब से जो आपकी परिपक्वता है
और कृष्ण गोपाल जी, राम गोपाल जी, गिरधर गोपाल जी, सीताराम जी साहब का जो सानिध्य और उनका जो संस्कार आपके बीच में है, वो सब इसके लिए बहुत मायने रखता है। आपने इतना बड़ा एम्पायर पूरे परिवार ने खड़ा किया है। पूरा परिवार में जो शांतिपूर्वक व्यापार होता है, इतना बड़ा व्यापार होते हुए भी कोई भागदौड़ नहीं, कोई समय का बहुत ज्यादा व्यय नहीं, किसी को समय नहीं देना, पॉसिबल नहीं हो पाना, उसका मैनेजमेंट करना, इतने लोगों को हैंडल करना, जैसे कि मधु भैया ने बताया, आपके जेब में कार्ड रहता है, मेरे को पता है, आप वो लेके हमेशा चलते हो। इतने लोगों का जो मैनेजमेंट है, आप डेलीगेशन करते होंगे, चलो आप सबको अपना अपना जिम्मेदारी देते होंगे, पर वो जिम्मेदारी पे खरे उतरते हैं जरूरी नहीं है। डेली इश्यूज आते होंगे, डेली चैलेंजेस आते होंगे, डेली उनके जो टारगेट्स है वो पूरे भी नहीं होते होंगे। आप इस इतने बिजनेस, यार्न से लेके फिनिश फैब्रिक्स तक का एक्सपोर्ट, प्रोसेस, वीविंग, इतना बड़ा चैनल, एक भी चैनल कहीं रुक जाए तो अपनी पूरी आगे की जो इंडस्ट्री की जो पार्ट्स है उसमें कहीं कहीं इसका इफेक्ट आएगा। आज कहीं एक जगह फाइनेंस की प्रॉब्लम आएगी, कई जगह, क्योंकि अपन बिजनेस में जितना फाइनेंस खींच के रखेंगे वही अपने बिजनेस के लिए ज्यादा श्रेयस्कर होता है। तो इतना बड़ा एम्पायर, इतने लोग, इतने हाईली पेड लोगों को संभालना उतना मुश्किल होता है जितना एवरेज लोगों को संभालना। उनका ज्ञान का अपने को उपयोग करना है तो अपना ज्ञान का तर्क वितर्क भी होता होगा। इसको हैंडल करने का सही तरीका आप क्या अपनाते हो? भाई साहब, बहुत बड़ा योगदान है इसमें परिवार का, बड़ों का मार्गदर्शन के साथ साथ जो आपके भाई लोग हैं। आज मैं करूं, आज की तारीख में हमारे साथ जो मनमोहन, नवनीत, दीपक और अगली जनरेशन आ गई है, और इसके बाद जो हमारी टीम है, टीम को आप परिवार का सदस्य बनाइए। तो चैलेंजेस तो आएंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला, मगर आप सबसे पहले तो ये कि शांत से एक्सेप्ट करिए कि प्रॉब्लम है। कोई भी घटना घट गई है, कोई भी तरह की, पहले अगर कोरोना आ गया है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोरोना बीमारी आ चुकी है। ऐसे ही कोई क्रुशियल कोई भी चीज है, पहले शांत चित्त से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारी होती है कि एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने मन को शांत चित्त करो, परिवार की स्ट्रेंथ देखो, चाहे वो आपका पर्सनल परिवार हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, और उसके बाद उसके साथ बैठिए। सब चीज के सॉल्यूशन निकलते हैं भाई साहब। निश्चित रूप से जब आप बैठेंगे करेंगे तो वही वाली बात है कि जैसे पथ पर चलने वालों का पथ प्रदर्शन स्वयं करता है, तो आप टीम के साथ लेके बैठेंगे तो निश्चित रूप से, और उसमें फिर फेथ चाहिए। आज अपनी टीम को ऐसा तैयार करिए, ऐसा करिए जो आपका परिवार का सदस्य बने, सुख और दुख का साथी हो आपके साथ, तो वो भी अपना इनपुट पूरा देगा। आज कहाँ डेलीगेट करना, कहाँ एम्पावर करना, एक और वर्ड मैं यूज करना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट। डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट दोनों बहुत ही वर्ड ऐसा जिनका पूरा मतलब अलग है। डेलीगेट मींस किसको बोलेंगे कि आपने अगर कोई काम दे दिया किसी को, साथ में गाइडलाइंस दी, एक रोड मैप दिया, तो उसमें रिजल्ट आए कि नहीं आए आपकी जवाबदारी है। आपका जो भी सबऑर्डिनेट है, जिसको भी काम दिया आपने, उसको तो आपने जो ट्रैक दिया है उसको वो काम कर रहा है, और उसके बाद है ना रिजल्ट नहीं आए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वही अगर आपने उसको एम्पावर किया है, उसको पावर दिया, उसको रिजल्ट दिखाया है, एंड रिजल्ट दिखाया है, तो आपको आपसे बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। हेनरी फोर्ड मुझे याद आता है, पापा जी हमको हमेशा एग्जांपल देते हैं कि हेनरी फोर्ड को जब बेस्ट मैन्युफैक्चरर का अवार्ड मिला, तो उनको जब वहां सू बहुत होता है अमेरिका वगैरह में, चैलेंज दे दिया किसी ने कि इनको इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी इनको कैसे अवार्ड दिया। तो जब सुनवाई हुई तो जज के सामने आए, तो दोनों आए, जिनको हेनरी फोर्ड आए और जिसने कंप्लेन की थी वो आए। तो दोनों जब आए तो उन्होंने क्वेश्चन बोला, जज को अपनी दलील पेश की, सर आप कोई भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दीजिए और देखिए किसको कितने जवाब आते हैं। तो जब हेनरी फोर्ड से बात आई तो जब 10 क्वेश्चन तैयार किए तो इन्होंने 10 में से 8 या 9 पूरे 8 जवाब दे दिए। जब हेनरी फोर्ड का नंबर आया तो बोले मुझे आधे घंटे का टाइम चाहिए। तो वो वहीं पर जज को बोलने लगा जिसने केस किया था कि देखो साहब, मैंने तो बोला था, आपने गलत, इनको गलत अवार्ड दिया, इनको खुद को जानकारी नहीं है
तो फिर बोले इनको गलत अवार्ड दिया। तो जब जज ने, चूंकि जजमेंट देने के पहले टाइम तो देना था, जजमेंट टाइम दिया, आधे घंटे बाद 10 के 10 सवाल थे। तो जब क्वेश्चन जज ने किया तो बोले सर मुझे ये नहीं मालूम इनके जवाब क्या, बट मुझे ये मालूम है कि 10 क्वेश्चन के आंसर विद इन नो टाइम मेरे को कहां से मिलेंगे। मेरी डिक्शनरी में, मेरी डायरेक्टरी में मेरे पास ऐसे लोग फीड हैं। तो जब भी कोई समस्या आए, आपके पास उसका एक्सपर्ट है, आप देखने की कोशिश करो। आपके परिवार में भी मिल सकता है या आपके ऑर्गेनाइजेशन में मिल सकता है। आप उनको साथ में लेके बैठो, निश्चित रूप से होगा। क्रिटिकल व्यवस्था आएंगी, चाहे वो मेडिकल की हो। हमारे साथ भी एक घटना ऐसी घटी 2017 में, जब हमारे यहाँ मम्मी को ब्रेन हेमरेज हो गया और उसी टाइम 17 दिन बाद शादी बेटे की। चैलेंजेस आए, बट उस टाइम अपन ने पेशेंस रखा, धैर्य नहीं खोया और ऊपर वाले पे विश्वास रखा। आज गौतम जी भी लाइन पे हैं और आपके शायद भाई साहब लगते हैं, मैं एक ऐसे टाइम पे उनका भी उदाहरण दूंगा। उनके जीजा जी गौरी शंकर जी कोठारी जी हमारे साई जी साहब, उनको प्रॉब्लम हो गई थी अचानक, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले अगर श्रीकांत बाबू इनको रातों रात ऑपरेशन नहीं किया, अगर सर्जरी भी करोगे तो 25% बचने के चांस है सर्जरी इमीडिएट करने के बाद, और नहीं की तो उनका मरना तय है। और 25% में भी 50% लोग टेबल पे डेथ हो जाती है। तो हम लोग तुरंत प्रिपेयर्ड हुए, रातों रात महावीर हॉस्पिटल में सर्जरी हुई, 7 घंटे चली बाईपास और उससे बाहर निकले। उस टाइम की एक घटना मेरी बहुत बड़ी जिंदगी में छाप छोड़ गई कि जब मैंने रांची वाली मम्मी जी से रात में मैं और अंजू बैठे थे तो उनको बोला कि भाई आप घर पे आराम कर लो, चली जाइए। तो उन्होंने, मिसेस कोठारी जी, तो तुरंत जो है उन्होंने मेरे से, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई दूसरा कर सके, मेरे से एक ही क्वेश्चन किया, श्रीकांत बाबू आप तो यहाँ पर हो। मैंने कहा मम्मी जी मैं यहाँ पर हूँ, आप चिंता मत करो। वो लेडी घर चली गई। क्या आप कल्पना कर सकते हो, जिस महिला का, जो माँ का पति क्रिटिकल हो, कभी भी टेबल से रिपोर्ट आ सके कि ये नहीं रहे, वो घर कैसे जा सकती है आधी रात में। जब मैंने उनसे बाद में क्वेश्चन किया तो उन्होंने जवाब दिया, श्रीकांत बाबू मुझे कोई दूसरा थॉट ही नहीं आया, मुझे ऊपर वाले पे और आप पे पूरा विश्वास था कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, उसी में हमारा भला है। इसीलिए वो शायद वापस आए हैं। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से बोलूं कि जो हम लोग एक मेडिकल सेमिनार करते हैं हर 3 महीने में एक, जिसमें मल्टीपल 1000 लोग आते हैं, सूरत वालों को प्रिविलेज है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। तो ऐसे ही एक और परिस्थिति घटी। मेरे एक चाचा जी हैं जिनके पास मैंने बेंगलोर में इंजीनियरिंग की थी, पापा जी के मामा के बेटे कीर्ति जी काबरा, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रेन के नीचे आ गया, 18 साल का जवान बेटा, तो मस्ती कर रहे हैं 2 बच्चे, और उसका एक पैर कट गया पूरा। मिथिलेश भाई साहब जानते हैं, एक पूरा राइट पैर, राइट हाथ नहीं, लेफ्ट पैर की लिम्ब भी नहीं, एक उंगली भी नहीं पैर की, हाथ की। और वो बच्चा जब सर्जरी में जा रहा था तो उसके नाना जी डॉक्टर भंडारी जी मालेगांव के बहुत बड़े सर्जन है, जसलोक हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर भी रहे। तो मुझे उनकी बात वो बड़ी प्रेरणा स्रोत लगती है कि जब उससे पूछा, जब वो सर्जरी के लिए जा रहा था, तो वो जब उसके नाना जी को समझाने की कोशिश की तो वो डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर आई एम हिज ग्रैंडफादर, आई नो व्हाट द सिचुएशन इज, यू गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, यू गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। मुझे मालूम है एंड रिजल्ट क्या हो सकता है, बट वो घबराए नहीं। और वो बच्चा आज बहुत बढ़िया व्यवस्थित है, स्विमिंग भी करता, ऑफिस भी करता, एजुकेशन भी पूरा किया। तो अपने को फेथ तो, और अपने अगर जो लोग रामानुज संप्रदाय से जुड़े हैं, अपना मारू परिवार तो पूरा जुड़ा ही है, तो हम तो जानते ही शरणागति क्या होती है। शरणागत, भगवान के शरणागत रहना है, उन पे विश्वास रखना है, और निश्चित रूप से टीम का सहयोग और साथ चाहिए, तो क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपन बाहर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया। हर चीज को शांत दिमाग से अगर अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो, और परिवार का साथ, दोस्तों का साथ, जो आपने एक शब्द बोला कि अच्छे दोस्त भी होने चाहिए जिनके साथ अपन अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ जिज्ञासा है, श्री सारदा जी ने भी बीच में हाथ उठाया था, पहले श्री अजय मारू, फिर सुनील जी रामावत, फिर श्री सारदा जी कुछ पूछना चाहेंगे वो पूछ सकते हैं।
श्री अजय मारू। जय श्री कृष्णा साहब, जय श्रीमान नारायण। हाँ, जय श्रीमन नारायण। हाँ जी। अब जैसे ये कोविड के अंदर में बहुत सारे मेडिकल फील्ड के टेक्सटाइल रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स आने की कुछ ऐसा है, तो इसमें भी आप लोग कुछ कर रहे हैं या इसमें कुछ दृष्टिकोण आप बताइए एक बार। बिल्कुल अजय बाबू, बहुत सटीक सवाल पूछा। इनफैक्ट ऑलरेडी वर्किंग में है हम लोग। अभी हम लोग कल ही देख रहे थे, कल वहां जब पल्थना ऑफिस में बैठे थे लाइव, हम लोगों ने अपनी इंटरनल वर्किंग चालू कर दी है। 1-2 यूनिट 10-20% चालू भी कर दी है, फिर हमको इस सिस्टम से यूज टू होना। और आप लोगों ने, काफी लोगों ने की है। द्वारका भाई साहब से भी मेरा इंटरेक्शन होता है, आप लोगों से भी हुआ। तो निश्चित रूप से इसमें टेक्सटाइल का बहुत बड़ा सहयोग है कि आज पीपी है, मास्क हैं, इन सब में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने वर्किंग चालू की है। आज हमको कल मालूम पड़ा कि लिनेन कपड़ा जो होता है, अभी इसमें एंटी फंगल और एंटी वायरस वो है, इसमें मल्टीपल ग्रोथ नहीं होगी। बहुत ये चीजें इतनी कॉमन है, तो अब जैसे इनके उपयोग करना में आएंगे, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो हमको तो बहुत खुश हुई कि हम लोग भी लिनेन मैन्युफैक्चरर हैं, तो आगे बढ़े। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें समय, बट कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म होना चाहिए। हमारा ये मानना, शॉर्ट टर्म कोई मत करिए। हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म कोई बिजनेस की अलाउड नहीं है। हम लोग कोई भी व्यापार करेंगे दूरदृष्टि, दूर की सोच के करेंगे, कोई शॉर्ट उससे नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से टेक्सटाइल में भी स्कोप है। अपन सूरत वालों का तो बहुत बड़ा स्कोप है, चाहेंगे तो। ये आने वाले समय पे नीड है। आने वाले समय पे अब ये डिस्पोजेबल बेडशीट्स आएंगी, सब आएंगे, मास्क लगेंगे, ये सब रूटीन आइटम हो जाएगा। तो इन सब में आगे बढ़ना ही चाहिए निश्चित रूप से। थैंक यू साहब, थैंक यू। धन्यवाद साहब। श्री सुनील जी रामावत। जय श्रीमन नारायण साहब। जय श्रीमन नारायण। सब थोड़ा कवरेज कम है तो वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सर, आपसे इतना ही जानना चाहूंगा आपकी जॉइंट फैमिली के रहस्य के बारे में। भाई साहब, पूरे रामायण पढ़ी, लास्ट में आप पूछते राम सीता कौन थी। नहीं, वो तो मैंने पूरा सुन लिया। फिर भी मैं उसके आगे की एक चीज, हाँ, मैं मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा कर दूं। तो इस आधुनिक जमाने में जहाँ एकल फैमिली ज्यादा है, जॉइंट फैमिली बहुत कम देखने को मिलती है, और आपकी तो आदर्श फैमिली है, मारूजी की आदर्श फैमिली है। हम लोग मारूजी और खास दोस्तों में आपकी और काफी चर्चा होती रहती है और आपसे कुछ सीखने को भी मिलता है। परंतु फिर भी एक इस जमाने में देखा गया है कि आखिर कहीं न कहीं कोई नहीं कोई जगह पर हितों का टकराव आ जाता है, आर्थिक हितों का टकराव आ जाता है, ईगो इश्यू आ जाता है। और वो ईगो इस प्रकार से आता है कि रामायण में जैसे राम जी को भेजना पड़ गया वनवास, तो वैसी स्थिति भी कभी कभार जॉइंट फैमिली में इस प्रकार से कोई न कोई के सिखावे से, कोई प्रकार से आ जाया करती है। तो वो किस प्रकार से आप मैनेज करते हैं और हमारे लिए क्या मार्गदर्शन आप देते हैं? थैंक यू। श्रीकांत जी, इसमें वो चेंज करता हूँ। श्रीकांत जी, एक इसमें वो चेंज करता हूँ। साथ में और एक बात बताइएगा। आज सुबह मेरी कल शाम को होम मास्टर से बात हुई थी। अपने बच्चे दूसरों से मान जाते हैं, ऐसा आपके परिवार में? हमारे कई परिवार में मैंने पूछा है, अगर हमारे बच्चे को कुछ कहलवाना होगा तो दूसरे कहेंगे तो मान जाएगा। सब मानते हैं, सब सेवा करते हैं, पर कोई सीख दूसरे की मानेंगे, ऐसा आपके साथ भी होता है? हमारे ये कुछ महसूस ज्यादा करते हैं, इसका कारण? भाई साहब, दो बातें। श्रीकांत, सॉरी इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक मिनट द्वारका भाई साहब। हाँ भाई साहब, मैं थोड़ा सा शेयर करूं। जो लास्ट में द्वारका भाई साहब ने एक क्वेश्चन किया मेरे सामने, अभी पुटअप किया कि अपने बच्चे अपनी बात नहीं मान, दूसरे की बात मान जाती है। श्रीकांत, मेरे ख्याल से पहली बार आपका जो भीकम चंद जी प्रजापति के साथ अपने परिवार का कार्यक्रम किया था, तब आपको याद है मैंने आपको लिखा था ये बात कि आपके परिवार में तो कृष्ण गोपाल जी भाई साहब हैं, राम गोपाल जी भाई साहब, लोग ऐसे संस्थाएं बैठी है, फिर भीकम चंद जी प्रजापति की जरूरत कहाँ है? तो मैंने इंडिकेट किया था श्रीकांत को कि आवश्यक है परिवार के अंदर कि कोई अपनी बात कहलवानी हो, कई बार तो किसी दूसरे के माध्यम से कहलवाना भी प्रभावकारी तरीका है, जिससे प्रैक्टिकल उसके पीछे खाली वो है, विचार है। ये भाई साहब ने जवाब दे दिया, मिथिलेश भाई साहब ने। वो एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल। तो अपने पास जो जॉइंट परिवार की यही तो स्ट्रेंथ है कि जो काम रहे, हमने देखा कि चाचा भतीजे, यार आपके परिवार में भी यही है द्वारका भाई साहब,
तो जब जब वेंकटेश भैया का बच्चा बड़ा होगा वो आपकी बात ज्यादा मानेगा। बिल्कुल यही हो रहा है साहब। प्रीति मेरे को फोन यही करती है होना भी और मैं चाहिए। वेंकटेश को फोन करता हूँ, कोई भी काम होता है। ये इट इज एन हेल्दी, ये क्यों नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। चाचा भतीजा का अगर स्ट्रेंथ होती है या जो होती है बाप बेटे की होती, तो सेल्फिशनेस, स्वार्थ आ ही जाएगा। तो ये हर परिवार में होता है। जैसे कि रमतार भाई साहब ने भी क्वेश्चन किया था, तो मतभेद तो होंगे ही, बट चूंकि आप उसको सॉल्यूशन है, इसके लिए कम्युनिकेशन लाइन बंद मत कीजिए। क्यों ईगो टकराता, और चल जो भी आपने बताया कि होता ही है, क्लैश होते हैं, ईगो टकराता है, तो वो इशू छोड़ के बात करिए। और कोई बुराई नहीं है कि अगर अपन उस इशू छोड़ के, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी शुरुआत करिए। आप वजनदारी करिए, आप वजनदारी, अगर आपसे कोई छोटे ने आपकी बात का बुरा मान लिया या उसको ईगो आ रहा है, तो आप अपना ईगो क्यों रखें, अपने आप से शुरुआत करें। किसी भी चीज की शुरुआत स्वयं से होती है। तो मेरा तो ये मानना है, और ये बात पिघल जाएगी, आप करके तो देखिए। और इसीलिए जो मित्रेश भाई साहब बोल रहे हैं, हम लोग प्रजापति जी को हड़ताल बुलाते थे, तो उसका उद्देश्य एक ही चीज होता था कि भाई कुछ चीजें ऐसी है कि जो सत्य होना चाहिए, और कम्युनिकेशन लाइन चालू रखिए भाई साहब। आप कोई भी इशू आया, कोई आया, और ज्वाइंट फैमिली की व्यवस्था है, उसमें आप अगर देखें तो उसमें माइनस कुछ भी नहीं है। वो भी एक, मैं मानता हूं कि ये तो व्यवस्थाएं हैं, बंधन नहीं है। तो जितनी बड़ी जो भी फैमिली है उसको हम कैसे संभालें, और कम्युनिकेशन और बढ़ाएं, धीरे धीरे होगा। आज से अगर 15 साल पहले बात करें तो हम पिताजी के सामने बैठ ही नहीं सकते थे, चाचा जी लोगों के साथ ही बैठते थे। फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाए, कुछ परिवारों में जॉइंट फैमिली आज भी जो एक दूसरी प्रॉब्लम आती, जो कोई छेड़ना नहीं चाहता है, आपके फाइनेंस के वो नहीं बनते, सिस्टम्स नहीं बनते, खर्चों की मर्यादा नहीं बनती, वो सब चीजें करें। कोई और जो है सिस्टम्स इंटरप्ट करे और करे, तो आप लीड रोल लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि कम्युनिकेशन लाइन बंद मत करिए, और आप आगे बढ़िए, और कुछ सिस्टम डेवलप करिए कि मर्म जानने की कोशिश करिए कि हमारी एक्चुअल दुखावा कहाँ है। कितनी बार परिवारों में होता है कि बात कुछ और होती है और अंदर कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो वो जानने की कोशिश करिए, और रोज चर्चा चालू करिए। 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने लगेंगे, धीरे धीरे इंटरेक्शन चालू हो जाएगा। हमने बहुत से परिवारों में चालू कराया है। ठीक है सर, थैंक यू। साहब मैं हमारे परिवार में ये जानना चाहता हूँ कि द्वारका चाचा जी की बात नहीं मानने वाला ऐसा कौन मारू परिवार का सदस्य हो गया? ये तो इनका बड़ापन, ये इनका बड़ापन है। ये तो मान देना चाहते हैं भाई साहब। बाकी तो आज जितने एंटरप्रेन्योरशिप, जितना लीड रोल, हेड्स ऑफ, आज द्वारका भाई साहब को तो मैंने, हालांकि मेरा जो इनसे क्लोजनेस 1.5 साल में ही आई है, बट इनका जो मिशन और विजन देखता हूँ, तो मुझे मारू परिवार में जो इनसे मिथिलेश भाई साहब का इंटरेक्शन हुआ, तो हेड साहब आज भी जो आप और हम आमने सामने बैठे, इनकी देन है। एक के बाद एक 23 सेमिनार कर देना, और सब तरह के लोगों को बुला लेना। आज ये अपनी भाषा में कृष्ण है। मेरा एक निवेदन है साहब, काफी लोगों के क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप आए हुए हैं, तो आपका कोई आगे वेबिनार या कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं दिया हुआ है? समय थोड़ा ज्यादा आपका लेंगे। सबके पास नंबर, अपने तो सबको ये बोलो पर्सनल इंटरेक्शन करें, बैठे और सत्संग बढ़ाएं, आपसी लाइक माइंडेड लोग आपस में इंटरेक्शन करें। नहीं सर, इसमें दूसरों का फायदा भी होता है। आपको पूछने का कई चीज तो ऐसी होती है तो लोगों को पता चले, वो आपसे कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। नहीं, और सत्संग ऐसे बहुत हर रेगुलर इंटरवल में होना ही चाहिए। हम लोग करते हैं, हमारे यहाँ हर हफ्ते मैनेजमेंट की क्लास बैठती है, जो इन्होंने भाई साहब ने बोला, और हमारे हफ्ते तीनों पीढ़ी बैठते हैं। उसमें हमारे काफी मतभेद आते हैं, बट मनभेद नहीं होने देते। तो ये इंटरेक्टिव सेशन तो परिवार में अपने लाइक माइंडेड में होना ही चाहिए। ये तो समुद्र है। अब पूछना भी ऐसे लोग चाहते हैं जिनको हम पूछते हैं, जैसे अखिलेश जी साहब है, श्याम जी राठी है, तो हमारे समस्या का निवारण के लिए श्याम जी के पास जाते हैं। उनकी भी इच्छा है कि हमको श्रीकांत जी को पूछना है, इसलिए आपसे थोड़ा समय का हमने मात्रा मांगी है। तो पहले शारदा जी से निवेदन, उन्होंने हाथ ऊपर किया था। शारदा जी आपको पूछना चाहते थे, माइक को अनम्यूट करिए, माइक को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं हुई साहब, माइक को अनम्यूट करना
या तो आप अनम्यूट करिए, उतनी देर में हम है ना अखिलेश जी को बोलते हैं एक बार वो अपना। वो तो यूनिवर्सिटी है, हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे परिवार के, उनका तो आशीर्वाद मिले, बहुत कुछ सीखा है भाई साहब से हमने। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? प्रणाम, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा जी। आज तो सूरज के सामने दीपक दिखाने जैसी बात कर रहे हैं आप। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने इतना सारगर्भित जो है 0 to हीरो वाली पूरी प्रोसेस बताई कि परिवार को लेके कैसे ग्रोथ करना। मेरे मन में सवाल ये आ रहा था जो सबके बेनिफिट के लिए भी होगा कि अल्टीमेटली एक स्टेज के बाद परिवार के मैनेजमेंट को प्रोफेशनल मैनेजमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो प्रोसेस आप लोग कैसे रन कर रहे हो? क्योंकि अब अगले 5-10 साल में आपको कंपनी को और प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा, जबकि जो परिवार के सदस्य मानता है मैं तो मालिक हूँ। तो वो प्रोसेस आप कैसे रन कर रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म में प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाए? भाई साहब, इसके लिए मैं बोलूंगा कि हमारा जो परिवार का बहुत ज्यादा इंटरेक्शन और मेरा विशेष रूप से होता है कलर टेक्स जयंती काका, दूसरा सेवंती भाई शाह और तीसरा गोविंद काका ढोलकिया। ये तीनों सूरत के लिए बहुत बड़ी एसेट्स हैं, निश्चित रूप से वर्ल्ड में भी रिकॉग्नाइज्ड है। तो जब मैं इन लोगों के साथ बैठता हूँ तो मैनेजमेंट 3 तरह से चलता है, एक प्योरली ओनरशिप बेस्ड, एक प्योरली प्रोफेशनल और एक इंसेंटिव्स बेस्ड। मिक्स एंड मैच नहीं चलता है। तो ये तो आपके अपने परिवार और अपने बीच में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस ढंग से ड्राइव करना है। मेरा काफी इंटरेक्शन आपसे भी पर्सनल कई बार होता है, फिर उसके बाद मैं इन लोगों के साथ जाके बैठता हूँ, गोविंद काका, सेवंती भाई या अपने जयंती काका, तो इन लोगों से फिर बाद में माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ। तो आपको किसी के एक को तो रोल मॉडल बना के चलना पड़ेगा। तो जब ये लोग को यहाँ देखता हूँ, जैसे जयंती काका को देखें, इनको देखें, ये लोग पूरा एक परिवार ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन ही चलाना चाह रहे हैं और उसमें सेटिस्फाइड है। तो हमारे परिवार में भी हमने इसको, मतलब एक क्वेश्चन और एक बात, बीच में कोई टॉपिक नहीं आया, अभी पिछले लास्ट वेब सेमिनार में मुझसे पूछा था कि अगर आपको चॉइस दें कि कमिटमेंट और स्किल, तो इसमें किसको वेटेज देंगे? तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो मेरा फिर भी ये था कि स्किल से ज्यादा हमारे परिवार में कमिटमेंट को वैल्यू देंगे। स्किल कैन बी एक्वायर्ड, स्किल कैन बी हायर्ड, स्किल कैन बी डेवलप। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक परिवार की तरह डेवलप किया है और हम चाहते हैं उसी बेस पे आगे बढ़े। और इस समय तो हमको तो समझ में आ रहा है, आज हम इतने रिलैक्स क्यों बैठे हैं, क्यों पूरा हमारा मधुसूदन परिवार लगा है, हमसे ज्यादा लगा है। तो वो चीज की वैल्यू हमको आज समझ में आ रही है। तो आप मिक्स एंड मैच बहुत नहीं कर पाएंगे इस चीज को, कि आप अगर पूरे प्रोफेशनल में जाना चाहें तो या तो, ये चीज मेरी रमेश जी पोद्दार से भी इंटरेक्शन हुआ, तो उनका भी अपने आप में एक परिवार का ड्रिवन टाइप का काम है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग कम मिलेंगे, बट जो मिलते हैं तो हम उनको ही प्रेरणा स्रोत और गाइडलाइंस मानते हैं। फाइन, थैंक यू। बड़ी खुशी की बात है, बैट्समैन्स वाले श्री भरत भाई गांधी भी जुड़ी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री साड़ा जी, आपका मोबाइल अनम्यूट हो रहा है? साड़ा जी नहीं तो भी बस श्याम जी राठी, आपकी आवाज नहीं आ रही साड़ा जी, आपका माइक अनम्यूट नहीं है। एक आप बाद में याद बोले। श्याम जी राठी, आप कुछ पूछना चाहते थे? यश में नारायण, श्रीकांत जी। नारायण भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम, मैं भी करता हूँ। अभी श्रीकांत जी को तो देखो अभी अपने साथ में पले बड़े हैं और हमेशा अपने इज्जत भी देते हैं। और आजकल दिनों में सेवा कार्यों से वे हमेशा समाज में अग्रणी बनते जा रहे हैं। समाज के नहीं, पूरे समाजों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं महेश्वरी समाज में। और काफी जगह हम साथ में मिलते हैं, कई चीजों की सत्संग भी होती है। और मैं दिल से, तहे दिल से आपका इज्जत भी करता हूँ श्रीकांत जी, कि इस उम्र में भी आप हमारे साथी हो और हमें भी प्राउड फीलिंग हो रही है। मेरा क्वेश्चन ये है श्रीकांत जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का मैटर आ गया है इसमें, मतलब ये जो कोविड है, और कपड़ा जो है ना, वो कपड़ा जो है वो सोशलिटी का मैटर है। आप समाज में जाओगे, आप बाहर मॉल में जाओगे, आप फंक्शन में जाओगे, आप बर्थडे पार्टी में जाओगे, तो आप कपड़ा पहन के जाओगे। तो आगे इसका भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? आपकी काफी स्टडी भी हुई होगी, काफी लोगों से बात भी हुई होगी। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? था कि एक इसको नई शुरुआत फिर से मानना पड़ेगी। कोई भी आप जब यूनिट चालू करते हैं तो कैसे नई शुरुआत करते हैं, ऐसा ही मानना पड़ेगा। थोड़ा समय लगेगा बट आ जाएगा। और दूसरा एक और मानना है, अगर अपन अपनी बात करें तो सूरत का कपड़ा बहुत बेसिक कपड़ा है। आज भी गांव देहातों में आज भी डिमांड है, वहां भी कपड़ा खत्म हो रहा है। थोड़ा समय लगेगा और हो सकता है 10-20% कम भी हो,
बट अपनी अच्छा। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है 130 करोड़ की आबादी। दूसरा एग्रीकल्चर, आज हमारा कृषि प्रधान देश है। आज बारिश इस साल फसल बहुत अच्छी है, आप एक चीज समझिएगा। दूसरा, हम और आप जैसे लोग तो कौन सा रेमंड्स का ही कपड़ा पहनते हैं ना, तो तकलीफ तो उन लोगों को आएगी। आज जो गांव देहात में वो तो सूरत की कपड़ा पहनते हैं, तो अपने सूरत के व्यापार में बहुत कोई नहीं तकलीफ नहीं आएगी, थोड़ा समय लगेगा, आ जाएगा 80 to 90% आ जाएगा। आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात, वेरी गुड। चलो बढ़िया, अच्छी मोटिवेटेड बात है, इंस्पायरिंग बात है, बहुत बढ़िया बात है। धन्यवाद, धन्यवाद श्रीकांत जी। धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल है, फाइनेंस। आज बड़ा ग्रुप होता है, अपने को जैसे जैसे एक्सपांशन करते हैं अपने को फाइनेंस भी अपन हर एक में अपने हिसाब से डिवाइड करके रखते हैं। अब आपके जैसे 10 फील्ड चल रहे हैं, 12 फील्ड चल रहे हैं, हर एक को आपने फिक्स कर रखा होगा भाई चलो आपको पर्टिकुलर इतना फाइनेंस के अंदर काम चलाना है, या इतने में आपका काम हो जाएगा, अगले को पूछ के इतना चाहिए उतने में हो जाएगा, हाँ भाई साहब हो जाएगा, आपने दे दिया। अब हर इंडस्ट्री एक सी चलती नहीं है, इंडस्ट्री वाइज प्रॉफिट भी प्लस माइनस होता है। जो जिस इंडस्ट्री को संभालता है उसका अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है, भले ही कुआं एक है, हर कोई जब अपनी फील्ड में बैठता है तो उसके उस फील्ड के प्रति एक अपना लगाव, अपना स्वार्थ हो जाता है, भले ही सबका एक जगह होता है। तो ये फाइनेंस वाला मैटर को इतने बड़े ग्रुप में, आज हमारे चलो ग्रुप एक है तो हमको तो फाइनेंस तकलीफ नहीं है, आगे अगर बड़ा ग्रुप बनेगा फाइनेंस की जो प्रॉब्लम्स आ सकती है तो उसको कैसे एलोकेट कर सकते हैं, उसको कैसे अपन उसको एडजस्ट और दे के या उसको कम करके या प्रॉफिट कम बेसी करके भले इतने में चलाओ, ऐसा कर सकते हैं। बहुत ही शानदार आपने भाई साहब, बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन, मतलब आज की रियली नीड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो पहले तो बड़े बुजुर्गों की बात याद आ जाती कि हम बाकी अपने पूर्वजों को याद करें कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारी है, ये कहावत बनी जो अपने बड़े बुजुर्ग समझाते थे। तो हमको वो बात दकियानूसी लगती थी, और बीच में एक दौर आया जो हम होड़ा स्कीम है, कंपटीशन में हम अपने आप को बड़ा कैसे बनाए, ओवर लिबरेज करके आगे बढ़े हैं। तो आज भी वही लोग तकलीफ पा रहे हैं। मेरा सुभाष चाचा जी, अपने SS मुंद्रा जी, जिनको आप लोगों ने लाइव सुना, उनसे भी काफी इंटरेक्शन होता है, कोई प्रभु की कृपा है कि काफी बार मिलना जुलना हो जाता है। तो एक बार जब वो सूरत सेमिनार के लिए आए थे, तो उनका जब अपने 2013 जनवरी 2018 में जब उनका सुबह सेमिनार था, तो उसके बाद मैं जब उनसे शेयर किया तो उन्होंने अपने ग्रुप पे भी मैंने बात डाली थी कि भाई फाइनेंस कैसा होना चाहिए। यही बात जब मैं अभी शादी में गया था अखिलेश भाई साहब के यहाँ, निमिषा की, जब भी उनसे 2 दिन इंटरेक्शन हुआ तो फाइनेंस लिवरेजेस शुड बी पे सर, मैंने BP शॉर्ट लिख दिया था कि आपकी बोरोइंग बहुत कंट्रोल में होना चाहिए, उसका बैरोमीटर फिक्स होना चाहिए। जैसे BP का बोलते हैं ना लो BP अच्छा ना हाई BP अच्छा, लो हो जाए तो भी तकलीफ है, आप ऐसे अति कंजर्वेटिव चलोगे तो भी तकलीफ है, और ओवर लिवरेज होगे तो भी तकलीफ है। तो ये एक ऐसी चीज है कि पहले तो बचत करके चले, कुछ पैसा अपना, अपनी लिक्विडिटी अपने पास। हाँ, यहाँ एक चीज जरूर बोलूंगा, आपने अपनी लिक्विडिटी अगर इधर उधर अपने दोस्तों में, समाज में या परिवार के किसी भी जगह बांटी हुई है, उसको मत गिनना। हमारी एक दूसरी गलती क्या बढ़ बैठती है कि हमने फाइनेंस कर बैठे हैं वट एवर अमाउंट, और उसको अपनी स्ट्रेंथ मान लेते हैं। तो यहाँ वो लोग अगेन धोखा खाते हैं। क्यों? जब जो व्यक्ति ब्याज दे रहा है तो वो उस रकम को यूज में ले रहा है, और जब आपकी नीड होगी तब वो पैसा उसके पास जरूरी नहीं ना कि फ्री हो, नहीं तो वो ब्याज पे लेता ही क्यों। तो अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करके चलें। इस समय भी आप देखिए, जो परिवार, जो ग्रुप, जो संस्था या जो व्यक्ति विशेष अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करके चल रहा है, जो ओवर लिवरेज नहीं है, वो आज रिलैक्स है। जिन्होंने ओवर बोरोइंग थोड़ा स्कीम है, जो हम बड़ा स्कीम है, हमने एक दूसरे की देखा था कि इतने भी ग्रो मत करिए ओवर लिवरेज होके, कि आज का समय ये भी बता रहा है कि बोरोइंग की एक कंट्रोल होना चाहिए, सीमा होना चाहिए। यही बात मेरी अभी मेरे सेमिनार के बाद जयंती भाई कलर टैक्स से जब चर्चा चली तो कोई 15 मिनट उनका फोन आया, तो उनका कहना ये था कि श्रीकांत भाई आने वाला समय और भी कठिन है, मगर वही लोग इससे आगे आ पाएंगे नंबर 1 जिनके पास लिक्विडिटी होगी। जो लोग अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करके चलेंगे, नंबर 1 उनका सजेशन ये था। नंबर 2 उनका सजेशन था जो अपने कस्टमर को संभालेंगे। एक बात बोलना चाहूंगा, अपना कस्टमर अपना अन्नदाता है, तो जो अपना कस्टमर है और अपने साथ बरसों से जुड़ा सही है, उसको भी हमको संभालना पड़ेगा। और तीसरा, उन्होंने उनकी भाषा में बोलूं तो वजन हल्का करना पड़ेगा।
तो वजन का उद्देश्य उनका ये था कि आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी लोएस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा के करिए और अगर एक्सेस प्रॉफिट कंट्रोल की। तो अगर जिस परिवार ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस व्यक्ति ने इस पे कंट्रोल कर लेगा तो निश्चित रूप से कठिन समय से भी आगे आ जाएगा। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत सही बात बोली। अपने फाइनेंस को अपने कैपेसिटी से ज्यादा व्यापार को करने का समय नहीं है। और ये भी सही बात आपने बोली कि अपने पास कुछ रिजर्व इस टाइप के बिजनेस के बाद में अपने पास अपना कुछ रिजर्व रहना ही चाहिए। ये भी आपने वो सही बात बोली। और किसी को अगर कोई और जिज्ञासा है, मतलब ऐसा अभी भी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और किसी को कोई अगर पूछना है तो अपना माइक को अनम्यूट करके पूछ सकता है। ये तो भाई साहब बहुत देर से बोल भी रहे हैं तो उनको भी फ्री करें अपन। तो भरत भाई केम छो? एकदम मजा में बड़े भाई को प्रणाम। आपका मोबाइल अनम्यूट करिए। हाँ साहब। हाँ श्री भाई प्रणाम भाई जी। बहुत अच्छी, हाँ जी बहुत अच्छी चल रही है सेशन। और जो भी है आने वाला टाइम तो मेरे ख्याल से दिवाली तक ये प्रॉब्लम रहेगी अगर ये कोरोना और नहीं बढ़ गया तो। बाकी आज की जो अपडेट खबर है तो दिल्ली वाले भी 30 तारीख से फुल फ्लेज में चालू करने का सोच रहे हैं और पंजाब में आज लुधियाना भी खुल गया है एक्सेप्ट एसी मार्केट और जलंधर भी खुल गया है। बाकी सब अमृतसर वो भी ऑल्टरनेट डे में खुल रहा है। तो ये रही पंजाब और नॉर्थ की बात। अभी मेन कलकत्ता खुले और जयपुर में थोड़ा कामकाज हुए तो चहल पहल हो जाएगी। और जैसा श्री भाई ने बोला कि अपन नया यूनिट चालू करते हैं वैसा ही सोचने का। और लिक्विडिटी तो हमेशा किसी को भी काम में आती है। इमरजेंसी फंड अभी के बाद जो भी कोई करे तो वो ट्रेडिंग करने के पहले थोड़ा लिक्विडिटी रखना जरूरी है क्योंकि अभी जो विश्व की परिस्थिति है ना, आज ये आया, ये कभी नहीं सोचा था कि वर्ल्ड वाइड इतना बंद हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड तो फर्स्ट टाइम बंद हो गया। पहले क्या था, राइट बनता था सूरत में तो भाई सूरत बंद होता, प्लेग सूरत में हुआ तो सूरत बंद हुआ, कि गुजरात में राइट हुआ तो वो हो गया, कि बॉम्बे में राइट हो तो बॉम्बे। लेकिन ये बार तो पूरा दुनिया बंद हो गया। लेकिन अभी धीरे धीरे ये लोग खोल रहे हैं और अपन ये इसके साथ चलना ही पड़ेगा। बाकी इनका इंतजार करेंगे कि पूरा कोरोना मिट जावे और एक्सटेंड करता जावे तो उससे नहीं चलेगा। ये तो इस सब प्रवाह में, हाँ जहाँ ज्यादा रेड जोन है, खूब ज्यादा महामारी है, उधर थोड़ा कंट्रोल रखे। बाकी जो आज पर जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है वो आवकायदायक है और धीरे धीरे इसमें छूट-छाट करके जो भी बिजनेस है इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। आज तो भरत भाई ने बहुत ज्यादा उत्साहवर्धन कर दिया, इतनी अच्छी खुशखबरी है, बहुत ही बढ़िया भरत भाई। और निश्चित रूप से इससे भी आगे आना पड़ेगा। और अपने सूरत वालों की बात करें तो 1990 के बाद से हमने 2 बार बाढ़ देख ली, रॉयट्स देख लिए, प्लेग देख लिया, सब तो देख लिए, भी भूकंप देख लिया, अर्थक्वेक देख लिया, ये भी देख लेंगे, इससे भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मेरे को श्री भाई से एक सवाल है। श्री भाई के ये हम लोग बैंक के पैसे लेते हैं, ब्याज से शराबी या ब्याज से लेते हैं, हेलो सूरत वाले, वो ठीक है। पहले तो जब भी 1980 में आप नहीं थे इधर 2%, 2.5% कॉमन चलता था क्योंकि धंधे में उतना नफा था। अभी धीरे धीरे नफा घटता जा रहा है तो हैवी इंटरेस्ट में जो गया वो इंटरेस्ट बर्डन में और डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। तो आपको क्या लगे, जो बड़े हाउस है 150 करोड़ 200 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर, तो वो इक्विटी में जाना चाहिए, पब्लिक सेक्टर इक्विटी में पैसा लेके कि भाई वो भी अपने पार्टनर बन जावे शेयर होल्डर, और हम भी ऑनेस्टली वो लोग को जो भी है डिविडेंड के रूप में देवे, वो पॉसिबल है श्री भाई? ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर सबको कॉमन होता है, सबको एक से ही होता, बट सबकी दवाई अलग अलग होती है जी। मेरी दवाई आपके काम नहीं आएगी, आपकी दवाई मेरे काम नहीं आएगी। तो ये बहुत पर्सनलाइज्ड है, सबकी अपनी अपनी इसमें गुणा भाग चलती है, कोई बुराई नहीं है। डिपेंड आपका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी क्या सोच और क्या उद्देश्य। अगेन मैं कहूंगा आप क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं, आप जैसा लक्ष्य लेके चलेंगे वैसा उसमें करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और अगर आपके परिवार में और अपनी अगली पीढ़ी में अगर उस टाइप का उनकी सोच है, विजन है, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए।
फिर भी एक बात फिर वो पापा जी पीछे बता रहे हैं, उतना ही चद्दर फैलाना पसारना चाहिए जितने, उतना ही पैर पसारना चाहिए जितनी अपनी चादर हो। एक और चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, चूंकि पापा जी ने इंटरप्ट किया, कि भाई आपको ये देखना कि आप किसके हाथ कितना अंडर में काम करना चाहते हैं, कि आप अपनी स्वायत्तता कितनी, वो आपकी पर्सनल वो है कि आप किसी बड़े के साथ जुड़ के उसके अधीन काम करना चाहते हैं, कि आप अपनी छोटी, मतलब क्या बोलते, छोटी उसके इलाके के राजा हो वो करना चाहते हैं, या किसी बड़े राजा के अंडर में। तो वो सब चीजें पर्सनल, देश काल परिस्थिति और आपके परिवार की देख के। जी जी, क्योंकि अभी तो प्रूव हो रहा है कि जो सेंट्रलाइज यूनिट है जो, और उसके सामने डिसेंट्रलाइज यूनिट जीत गया है आज अभी पिछले 15-20 साल में। इसलिए वो जो सेंट्रलाइज यूनिट का बड़े ग्रुप जिन्होंने अपने कंट्रोल में किया है, तो वो लोग आज भी जीत रहे हैं। ओवर बोरोइंग वाले तकलीफ पा रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि देखो, कोई खत्म होगा तो कोई नया पैदा होगा। आप ये मानिए ना, अब जिसने गलती की है, अगर धंधा मरता नहीं है, धंधा मरता नहीं, आदमी का दिमाग बदल जाता है। क्रीज छोड़ के बैटिंग करोगे तो स्टंप आउट के लिए भी तैयार रहिए। क्यों द्वारका भाई साहब? नहीं, वो आपकी बात हेलो, और डॉन ब्रैडमैन ने भी कहा था कि जब भी पिच खराब हुआ ना तो थोड़ा टाइम निकाल दो, अब रन तो बाद में अपने आप आएगा। तो ऐसा अभी जो खराब टाइम है, थोड़ा खेलते रहो तो 2-6 महीने 8 महीने में फिर लाइन पे आ जाएगा। अपन क्या लाए थे, आप और हम सब सूरत आए थे, भगवान ने जो लाए थे और जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा दिया। प्रॉब्लम तो बाजू वाले को देख के होती है। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी। बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एनर्जेटिक, और कई बार तो रोंगटे से खड़े हो गए थे। जो आप जो वर्ड्स बोलते हो और जो चीज लगती है, आपकी जो एक एक्सपीरियंस है, आपका जो एक एक्सपोजर है, और आपका जो दिल से किसी के सामने उनके भलाई के लिए अपना दिल खोल के रख देने की जो आपकी आदत है, जिसका जो असर पड़ता है, वो बहुत बड़ा पड़ता है। श्री मनोज जी ने हाथ कुछ ऊंचा किया दिखता है। श्री मनोज जी। हाँ हेलो। हाँ भाई साहब बोलिए। नमस्कार श्रीकांत जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बढ़िया, आपका बहुत ही अच्छा ये सेशन चल रहा है। आपसे ऐसे मुलाकात कर समय बहुत होता जा रहा है। हाँ जी हाँ, वो हम तो जैसा क्या वेडिंग इंडस्ट्री से है, आपको मालूम ही है। और अभी ये जो कोविड-19 का जो इफेक्ट हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि जो इस पे तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, क्योंकि ये गैदरिंग से रिलेटेड है। तो इसका क्या मतलब आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या फ्यूचर है? नहीं भाई साहब, रात के बाद जैसे दिन आना तय है, वैसे इसके बाद भी आएगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब भी लोगों को लगा दुनिया खत्म हो गई। हिरोशिमा नागासाकी की बात क्यों करें, हम अपने ही देश की बात करें, कच्छ की, भुज की, अंजार की, जो पूरा तहस नहस हो गया, तो आज क्या नहीं है। हाँ जी। तो इस चीज से तो अपने को आगे आना ही पड़ेगा। समय बदलता है, सब ऊपर वाले की है, और प्रभु की बड़ी कृपा है कि हम ऐसे भारतवर्ष में हैं जहां पर कि ये बीमारी इतनी लेट आना, इतने मिनिमम इफेक्ट के साथ आना, गर्मी में आना, और उसके ऊपर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जैसा लीडर मिलना जिसको कंट्रोल करने में, तो ये अपने ऊपर कृपा नहीं तो और क्या है। तो इस चीज को तो लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। वो रौनक तो वापस आ जाएगी, दिन खुलेगा। अब रात के बाद दिन तो आएगा। देश वर्ल्ड में अपनी वैल्यू बढ़ेगी जी, अपनी वैल्यू बढ़ेगी। बहुत से कंट्रियों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हम उस टाइप क्वालिटी बनाए, सक्षमता रखें, रेट रीजनेबल रखें, कंसिस्टेंसी रखें, तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन जो अभी जो नुकसान पहुंच रहा है इंडस्ट्री को, अभी जो आपसे, जैसे मैंने बोला, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि ये तो नई शुरुआत करने जैसा है। खुशी ये मनाइए, आप एक्सपीरियंस के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एवरीथिंग इज इंटैक्ट। तो पॉजिटिव साइड देखने का तो ये है कि सुनामी आती है, सब कुछ बहा के ले जाती है। यहाँ तो आपका सब कुछ एज इट इज रखा है, कोई बात नहीं, कहीं से पहले शुरुआत की थी, फिर कर लेंगे। हाँ जी। तो और अभी ये जो अभी इस परिस्थिति के कारण जो नुकसान बैठ रहा है, इसकी भरपाई करना तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा ना साहब। भाई साहब, कमाया है उसी में से कुछ गया है ना, कोई बात नहीं, फिर कवर करेंगे। जहां सुई गिरी है वहीं से ढूंढेंगे। वो लैंप पोस्ट, एक कहावत है,
लैंप पोस्ट के नीचे भीड़ लगी थी, तो वो गुड़िया की सुई गिर गई, तो सब भीड़ में ढूंढ रहे हैं। फिर एक समझदार व्यक्ति आए, आप जैसे पूछे माई सुई कहाँ गिरी, बोले सुई तो उधर गिरी है, उधर अंधेरा है तो लैंप पोस्ट से ढूंढ रही हूँ। तो अपनी जहां से कमाई की थी, जहां गवाया वहीं से फिर कवर करेंगे। हाँ, वहां से कवर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद मनोज जी, थैंक यू। धन्यवाद श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आए हुए श्रोताओं का सबको जय श्री नारायण, राधे राधे। एक अंत में जरूर बोलूंगा साहब, हमारे यहाँ बड़ा योगदान हमारी महिलाओं का भी इस सबके पीछे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अंजू, द्वारका जी, द्वारका जी, आपकी सफलता में योगदान नहीं है। वैल्यू हमारी महिला द्वारका जी की सब लोग मतलब उसको सत सत नमन करें। ऐसे टाइम पे जो उन लोगों ने किया है, हमको इतने अच्छे ढंग से 2 महीने से रखा है, तो श्रीकांत, द्वारका जी, मेरी आवाज आ रही है? महाप्रसाद उन्हीं से मिलना है। श्रीकांत को हाँ, शाम की आ रही है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और मैं श्रीकांत जी एक बात बोलना चाहता हूँ, आपकी याद करना पड़ रहा है। श्रीकांत जी, हाँ, मैं एक बात बोलता हूँ, आपकी सफलता में आपकी पत्नी का हाथ नहीं है। आपकी पत्नी के कारण आपकी सफलता है। इसको आप नोट करके रख लेना भाई साहब, इसको भूलना नहीं। जो इनकी सरलता है, जो इनका सेवा भाव है, जो इनके संस्कार है, उसके लिए श्रीकांत जी का जो मनोबल वो बड़ा है, श्रीकांत जी का जो सोचने का नजरिया बड़ा है। पूरे परिवार में ही वही चीज है। पूरे परिवार में जो गृह लक्ष्मी सब विराजमान है, सब अपनी जगह पे आपको सपोर्ट कर रही है, उससे उनका तो धन्यवाद माने बिना ये कार्यक्रम पूरा होगा ही नहीं। आज शाम जी एक शब्द में खाली बात पूरी करूंगा कि अपने महेश्वरी समाज सूरत में अगर कोई आइडल परिवार आता है, आइडल परिवार जिसको बोलते हैं, जिसको फॉलो करना लोग चाहते हैं, और समझो पर डे मैं भी उदाहरण देता हूँ हमारे बच्चों को, जो धार्मिक रूप से, बिजनेस ग्रोथ, सेवा कार्य और फैमिली के बड़ों का रिगार्ड, ये सब अगर गुण एक ही परिवार में देखना जाए ना, तो मुंद्रा परिवार और श्रीकांत जी की लीडरशिप का कोई बेजोड़ नमूना नहीं है। वी शुड फॉलो टू दिस फैमिली एंड बहुत कुछ हो जाएगा अगर इनको अपने फॉलो करेंगे। लेक्चर वगैरह तो बाद की बात है। बिल्कुल, थैंक यू श्रीकांत जी, धन्यवाद, धन्यवाद। छत्र छाया भाई साहब, आप भी सब वैसे ही हैं, सबको भाई साहब ये सब बड़ों के आशीर्वाद के कारण ही हो पा रहा है। हाँ जी भाई, प्रणाम। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं साहब, बिल्कुल सही फरमाया साहब आपने। जय श्रीमन नारायण साहब, जय जय। जय श्रीमन नारायण।